साथ में फॉसिल्स यानी जीवाश्म का अध्ययन करेंगे, वो आपका प्रागैतिहासिक काल। इस काल में साहित्य की कोई बात नहीं हो रही है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये वो काल है जिसमें हम क्या करेंगे, केवल पुरातात्विक साक्ष्यों का अध्ययन करेंगे, अर्थात इसका पाषाणों का अध्ययन करेंगे और जीवाश्मों का अध्ययन करेंगे। जो दूसरा काल है आपका, उसको कहता हूं मैं आद्य ऐतिहासिक काल। और ये आद्य ऐतिहासिक काल इतिहास का वह काल है जिसके अंतर्गत हम पुरातात्विक साक्ष्यों यानी प्रागैतिहासिक जो साक्ष्य थे उनके अंतर्गत आने वाले साक्ष्यों का अध्ययन करते हैं। यानी हम पत्थरों का अध्ययन भी करेंगे, फॉसिल्स का अध्ययन करेंगे, और इसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण आता है वो आता है साहित्यिक साक्ष्य। तो इसमें साहित्य भी आपका इंक्लूड हो जाएगा। तो आद्य ऐतिहासिक काल वह काल है जिसके अंतर्गत हम पुरातात्विक साक्ष्यों का अध्ययन तो करते ही हैं, किंतु इस साक्ष्य इस इतिहास के का एक और महत्वपूर्ण जो सेक्शन निकल के आता है वो क्या है, आपका साहित्य है। लेकिन कमजोरी क्या है इसकी, बीच वाले की, आद्य ऐतिहासिक काल की, इसकी कमजोरी ये है कि हमें जो साहित्यिक साक्ष्य मिले हैं इस काल के, इस साहित्यिक साक्ष्यों का भाषा और लिपि का हमें ज्ञान नहीं मिल पा रहा। मतलब हमें एक बोर्ड दिखा, हमें एक पत्थर दिखा, उसमें कुछ लिखा हुआ दिखा, लेकिन हमें ये पता नहीं चल पा रहा है कि इसकी कौन सी भाषा, इसकी कौन सी लिपि है, इसका मतलब क्या है। क्यों? क्योंकि कोई आप लेटर किसी को लिखते हो ना, तो उस लेटर का अगर सार आपको समझ में आता है तभी वो लेटर है, अदरवाइज लेटर नहीं है, ठीक है। तो कौन सी भाषा है हमें समझ नहीं आ रही है। तो कुल मिला के जो बीच वाला सेक्शन है आद्य ऐतिहासिक काल का, ये काल वो काल है जिसके अंतर्गत आपका कहीं ना कहीं पुरातात्विक साक्ष्य ही आपका जो है प्रमुख होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आने वाले साहित्यिक साक्ष्यों का भाषा और लिपि का हमें ज्ञान नहीं हो पा रहा है। जो तीसरा पार्ट है आपका ऐतिहासिक काल, जिसको हम आज आप डिस्कस करेंगे, ये ऐतिहासिक काल वह काल है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, आपका कहीं ना कहीं पुरातात्विक साक्ष्यों एवं साहित्यिक साक्ष्यों के साथ साथ, पुरातात्विक साक्ष्यों साहित्यिक साक्ष्यों के साथ साथ हम किसका अध्ययन करते हैं, साहित्यिक साक्ष्यों का भी अध्ययन करते हैं। और साथ साथ जो है आपके कौन से लोग जो विदेशी यात्री देश में आए, उन विदेशी यात्रियों में देश में भ्रमण किया और उनके जो यात्रा वृत्तांत। तो ऐतिहासिक काल वह काल है जिसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, पुरातात्विक साक्ष्यों का अध्ययन करेंगे, और उन पुरातात्विक साक्ष्यों का अध्ययन फिर हम करेंगे साहित्यिक साक्ष्यों के बेस पे। क्यों? क्योंकि साहित्यिक साक्ष्य जो मिले हैं इस काल के हमें, ऐतिहासिक काल के, इसके ऐतिहासिक काल के साक्ष्यों की भाषा और लिपि दोनों का ज्ञान हमें हो गया है। यानी ऐतिहासिक काल के अंतर्गत जो भी साहित्यिक साक्ष्य आएंगे उसको हम पढ़ पा रहे हैं, उसका हम मतलब भी निकाल पा रहे हैं, इसीलिए आपका ऐतिहासिक काल बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर मैं प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में बात करूं तो इनमें जो है देखा होगा आपने कि जो बीच वाला सेक्शन है वो कहीं ना कहीं मिलान का कार्य कर रहा है, ठीक है, ये बफर का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि प्रागैतिहासिक काल से आद्य ऐतिहासिक काल में जुड़े थे वही लिंक फिर ऐतिहासिक काल के साथ। अगर मैं आपसे पूछूं ऐतिहासिक काल, तो आपको सबको पता है कि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम भारत का प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं, मध्यकालीन इतिहास पढ़ते हैं और भारत का नवीन इतिहास पढ़ते हैं, आधुनिक इतिहास पढ़ते हैं। लेकिन जो प्रागैतिहासिक काल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे धातुओं का चलन भी बढ़ा था, ठीक है। और इन धातुओं के कारण जो है कहीं ना कहीं हम एक जो है सभ्यता की बात करते हैं जिसको क्या कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं या हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखना आद्य ऐतिहासिक काल का जो सर्वोत्तम एग्जाम्पल निकल के आता है, उदाहरण निकल के आता है, वो आपका कौन सा निकल के आता है, वो आपका सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा नदी घाटी जो सभ्यता है, हड़प्पा जो है सभ्यता है, वो आता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से आद्य ऐतिहासिक काल का उदाहरण है, 3-4 आपको सभ्यताएं लिखे देगा, ध्यान रखना है कौन सी है, सिंधु घाटी सभ्यता है। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट है अगर आप लोगों को तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो मैं उत्तराखंड के इतिहास की तरफ आ रहा हूँ। है कुछ अरविंद? नहीं सर, ठीक है। ठीक है, चलो अब आता हूं मैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखो ये है उत्तराखंड का इतिहास, ठीक है, जो कि परीक्षा वाणी जैसी किताब में 2 पेजों में खत्म हो जाता है आपका, ठीक है। बाकी भी अगर किताब उठा तो आप जैसे ये लड़का परसवाड़ा ये सब अजय सिंह रावत पढ़ता है, ठीक है। लेकिन अजय सिंह रावत मैं इसलिए आप लोगों को सलाह नहीं देता हूँ पढ़ने की क्योंकि वो एक ऐसी किताब है जिस बंदे ने जो है वो हरीश रावत का रिश्तेदार था, अब उसको जो है प्रमोट करने के लिए उसने क्या किया, इस किताब को जो है लॉन्च करवा दिया, इसको यहाँ लगवा दिया, ये जो आपका ओपन यूनिवर्सिटी उसमें लगा दिया। ये किताब क्या है, ये कॉपी है। कॉपी किसकी है? उत्तराखंड में जितनी भी इतिहास की किताबें आ रखी है, उत्तराखंड का जितनी भी मतलब किताबें, उत्तराखंड से रिलेटेड जितनी भी किताबें है, उसने क्या कर दिया, उसका मैटर कट पेस्ट करके जो है उसको डाल दिया, उसको एक रूप दे दिया है।
समस्या क्या है कि आप लोगों को जो है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आप लोगों से कोई पूछता है कि भाई कुमार वंश का ये चंद्रवंश का संस्थापक कौन था, आप परीक्षावाणी पढ़ते हो तो परीक्षावाणी कहती है कि चंद्रवंश का संस्थापक घोड़चंद था। ठीक है, आप जो है विंसर पढ़ते हो तो विंसर में जो है परीक्षा, ये माइक ऑफ कर दो। ठीक है, विंसर में आप पढ़ते हो तो विंसर में जो है परीक्षा चंद्रवंश का संस्थापक जो है आपका कौन निकल के आता है, कौन है, सोमचंद है। हाँ, सोमचंद निकल के आता है। और अजय सिंह रावत अगर आप पढ़ते हो तो अजय सिंह रावत ने जो है यहाँ पे जो है 3 से 4 शासकों का जिक्र कर दिया है कि उसके अनुसार ये हो सकता है, इसके अनुसार ये हो सकता है। अरे भैया, उसके अनुसार ये हो सकता है, हमें अनुसार थोड़ी चलना है, ऑप्शन तो 4 ही होते हैं ना, उस 4 ऑप्शन में से एक चुनना होता है। वो ऑप्शन जो है आप तब चुनोगे जब आपको जो है क्लियर होगा। अगर मैं अपनी बात करूं कि अगर मैं पढ़ाता हूं बच्चों को तो मेरे अनुसार दोनों ही यूज केस क्या है, संस्थापक है। लेकिन अब हमें जाना है आयोग पे कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग अगर इस क्वेश्चन को पूछता है कि चंद्रवंश का संस्थापक कौन था, और उसमें ऑप्शन में आता है कुंवरचंद और साथ में क्या नाम है, सोमचंद, आपको क्लिक करना है सोमचंद, ध्यान रखना है। उत्तराखंड का जो आयोग है इसको, इसका आंसर सोमचंद मानता है। ठीक, लेकिन अगर आप यूपी पीसीएस का पेपर देने जाते हो, ठीक है, वो यूपी जाते हो, उत्तर प्रदेश जाते हो, तो उत्तर प्रदेश में अगर ये क्वेश्चन पूछा गया तो इसका आंसर तोहरचंद बनता है। क्यों? क्योंकि हर बंदे ने अपनी लिमिट बांध रखी है। ठीक है, हर बंदे का जो है अपना नजरिया है, तो वो वहां पे फोकस, परीक्षावाणी को फोकस करते हो, वो परीक्षावाणी के अकॉर्डिंग ही पेपर बनाते हैं। ठीक है, फिर वो प्रदेश स्पेसिफिक नहीं है क्वेश्चन, वो प्रदेश से बाहर का क्वेश्चन है। लेकिन उत्तराखंड में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम सोमचंद पढ़ के आते हैं। तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, इसीलिए कह रहा हूँ कि उत्तराखंड के इतिहास को पढ़ते हुए बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, और ये कंफ्यूजन आपका परीक्षावाणी बहुत बताती है। ध्यान रखना, परीक्षावाणी इलाहाबाद का पब्लिकेशन है, और ये इलाहाबाद का पब्लिकेशन जो लिखा है वो बंदा कभी उत्तराखंड आया ही नहीं है। उस बंदे के गुर्गे हैं जो उत्तराखंड में घूमे, उन्होंने जो डाटा प्रोवाइड करवाया उसी डाटा के बेस पे उसने क्या कर दिया, हमारे गांव में, हमारे शहरों में बहने वाले जो बरसाती नाले हैं, गदेरे हैं, उनको भी ये नदियों का नाम दे देते हैं। भैया, हमारे यहाँ तो गधेरा ही बोलते हैं उसको, हमारे यहाँ तो नदी बोलते नहीं है उसको। इन चीजों को समझने की कोशिश करना। मैं परीक्षावाणी की आलोचना बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, मैं परीक्षावाणी के आपको साइड इफेक्ट बता रहा हूँ कि उसके साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। तो उसको पढ़ना जरूर है, लेकिन समझदारी से पढ़ना है और तर्क संगत तरीके से पढ़ना है। अगर मेरे साथ जुड़ते हो तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको कि अगर इतिहास अगर आपको पढ़ना पड़े तो आपको नोट्स के अलावा किसी बुक में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कल्चर हर जगह मिल जाता है। ठीक है, आपको जनजातियां हर जगह मिल जाती है, आपको 2011 की जनगणना हर जगह मिल जाएगी, लेकिन आपको उत्तराखंड का इतिहास जो है डालने के लिए जो है कम से कम 50 किताबें देखनी पड़ेगी, तो उससे आपकी आपत्ति आ रही है। कुल मिला के वही वाली बात है कि इतिहास के जो है 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आने होते हैं और आते भी हैं आपको जब बड़ा पेपर होता है। ठीक, ये अभी कुछ टाइम पहले की एक बात है, मतलब कोई आईएएस की तैयारी कर रहा था लड़का दिल्ली में, तो होता क्या है कि आपने उसका नाम सुना होगा, रेड डाटा बुक का नाम सुना होगा। रेड डाटा बुक जो है हर साल जारी होती है, उसके अनुसार विश्व में जो क्या होती है आपकी इंडेंजर्ड जो स्पीसीज होती है, जातियां प्रजातियां होती है, उनकी लिस्ट आती है उसमें। एक साल की बात है कि वहां पे जो है इंडेंजर्ड जातियों की स्पीसीज आ गई, और उन स्पीसीज के कारण जो है क्या हुआ, वहां पे एग्जाम में, आईएएस के एग्जाम में एक क्वेश्चन आ गया कि निम्नलिखित में से कितनों की कौन सी प्रजाति है जो विलुप्त होने के कगार पे है, और जिसका जो है जिक्र किसमें किया गया है, ये रैंड डाटा बुक में कर दिया गया। तो वो क्वेश्चन जो है कोई लड़का जो है दिल्ली में तैयारी कर रहा था, और वो क्वेश्चन उसने देखा, वो उसके दिमाग से निकल गया, और बंदे ने वो क्वेश्चन छोड़ दिया। अब भाई साहब ने क्या किया एग्जाम के बाद कि यार उससे क्वेश्चन आ रखे हैं, तो भाई साहब ने पूरी रेड डाटा बुक पढ़ ली, उसने जो है कम से कम 3 से 4 हजार स्पीसीज के नाम याद कर लिए। अगले साल देखा तो उस रेड डाटा बुक से कोई क्वेश्चन ही नहीं आया, बंदे का फिर सिलेक्शन हो गया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि स्मार्ट स्टडी करनी है, ये नहीं है कि उत्तराखंड के इतिहास के लिए वो 50 किताबें पढ़ रहे और बाद में पता चला कि इतिहास के 4 ही क्वेश्चन आए और परीक्षावाणी से ही आ गए। वैसे परीक्षावाणी से तो नहीं आएंगे, क्योंकि परीक्षावाणी में इतिहास है ही नहीं। तो मैं ये चीजें कह रहा हूँ कि स्मार्ट स्टडी कर देंगे। ठीक, मैं दोबारा फोकस कर रहा हूँ आपकी स्लाइड पे, और स्लाइड पे देख लो आप किस तरह से मैंने इसको डिवाइड किया है। तो प्राचीन काल, ठीक है, मध्यकाल और आधुनिक काल, ये आपका भारत का इतिहास ही है एक तरह से 3 पार्टों में। अब इस भारत के इतिहास को जिस तरह से हमने बांटा था उसी तरह से हमने उत्तराखंड के इतिहास को बांट दिया, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। प्राचीन काल का जो दौर है वो सीधी सी बात है, वो दौर है जो है लगभग, मतलब जहां से मानव सभ्यता का उदय हुआ वहां से लेकर 1200 ईस्वी तक का दौर। ठीक है, इसके अंतर्गत हम उत्तराखंड में निवास करने वाली जातियों, प्रजातियों, ठीक है, पुलिंद राजवंश की, पौरव राजवंश की, कत्यूरी राजवंश की तो विवेचना करेंगे ही।
लेकिन बहुत सारे छोटे छोटे राजवंश हैं जिनको इस स्लाइड में लिखा नहीं गया है। जैसे आपने सुना होगा कुलिंदों के बाद शक आए, कुलिंदों को हराया था शकों ने, शकों को हराया था किसने? कुषाणों ने, कुषाणों को हराया था योद्धे ने, साथ में अंबुदर जैसी जातियां थी, यादव जाति थी, और युगशैल का आपका वंश था, शिव भवानी का वंश था, कुलुत थे, मित्र वंश था। ठीक है, तो कई सारी जो है राजवंश इसमें निकल के आते हैं, तो हमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा हमें इसको देखना है। दूसरा है आपका मध्यकाल, और मध्यकाल का जो दौर है वो लगभग 1200 ईस्वी से 1815 ईस्वी तक का दौर जाता है। इसके अंतर्गत हमें क्या करना है? कत्यूरियों की जो है उत्तरवर्ती शाखा, जिसको हम कत्यूरी कहते हैं, पहले हम उसको कार्तिकेय राजवंश कहते थे और बाद में कत्यूरी हो गया, तो उसको पढ़ेंगे। चंदों को पढ़ेंगे, पवार राजवंश पढ़ेंगे और गोरखा प्रशासन पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका गोरखों तक का है। उसके बाद हम आधुनिक काल में आएंगे, तो आधुनिक काल में हमने गोरखों को भगाना है, तो गोरखों को भगाया था ब्रिटिशर्स ने। उसके बाद जो है आपको कहीं ना कहीं ये जो टेरी रियासत वाला मैंने सेक्शन लिखा है लास्ट स्लाइड में, सेकंड नंबर पे, टेरी रियासत और उसकी शासन व्यवस्था मैंने शो जरूर किया है यहाँ पे, लेकिन मैं उसको चंदों के साथ ही पढ़ाऊंगा क्योंकि वो एक ट्रैक है, उस ट्रैक को पूरा पार करना है हमें 1949 तक। दूसरी आपका स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तराखंड की भूमिका, और लास्ट में राज्य निर्माण आंदोलन के तहत कौन कौन सी घटनाएं हुई। राज्य निर्माण आंदोलन के अंतर्गत भी हम इस पार्ट को 3 भागों में बांटेंगे, स्वतंत्रता से पहले, स्वतंत्रता के बाद और 1994 के बाद, 1994 के बाद। क्यों? क्योंकि स्वतंत्रता से पहले का जो दौर था वो आपका एक ऐसा दौर था जब देश स्वतंत्र नहीं हुआ था, इसलिए हम उसको अलग पार्ट में कर रहे हैं। स्वतंत्रता के बाद से 1994 का दौर जो था उत्तराखंड को मांग को लेके, उसमें कोई हिंसक घटना नहीं हुई थी, यानी अहिंसक आंदोलन था, तो इसलिए हमने उसको दूसरा पार्ट दे दिया। और तीसरा पार्ट आपको पता होगा कि चाहे खटीमा कांड हो, मसूरी कांड हो, पाटागाड़ कांड हो, उसके बाद मुजफ्फरनगर कांड हो, रामपुरा कांड हो, या फिर फाइनली जो है आपका श्रीयंत्र टापू वाला जो घटना हुई थी श्रीनगर में, वो हो, हम उनको जो है विस्तार से बात करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इतिहास की, तो इतिहास को पढ़ने से पहले आप सभी लोगों को इतिहास की जानकारी भी तो पता होनी चाहिए कि इतिहास को हम जानकारी लेंगे कहां से। ठीक है, तो अब मैं इस उत्तराखंड के इतिहास की जानकारी के स्रोतों को जो है 4 भागों में बांटूंगा। ठीक है, अलग अलग भागों में बांटूंगा। यहाँ पे आपको 2 दिख रहे हैं, लेकिन सब डिवाइड करके वो 4 ही हो जाते हैं, इसलिए मैं 4 तो मोटा मोटा आप देख लो, तो मैंने यहाँ पे एक स्लाइड बनाई है जिसमें मैंने साहित्यिक साक्ष्य एक तरफ लिखे हैं और पुरातात्विक साक्ष्य यानी आर्कियोलॉजिकल जो आपके एविडेंस है, वो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस एक साथ लिखे हैं। साहित्यिक साक्ष्य अगर देखें तो आप सभी लोगों को पता होगा, आप बच्चे जो है तैयारी कर रहे हो, आप सभी लोगों को पता है कि पूजा की कोई किताब है तो पूजा जहाँ पे आप पूजा करते हो वहां पे रखा होता है, कहीं ना कहीं आपके धर्म से संबंधित किताब है। तो धार्मिक किताब, ठीक है, यानी धर्म से संबंधित जो कोई का साहित्य होगा उसको धार्मिक साहित्य कहते हैं। गैर धार्मिक साहित्य यानी जिसमें आप धर्म की चर्चा न करके जो है किसी राजनीति की चर्चा करेंगे या अन्य विवरणों का परिचय देंगे, उसको हम गैर धार्मिक या इसको अधार्मिक साहित्य भी कहते हैं। गैर धार्मिक अधार्मिक साहित्य भी कहते हैं। तीसरा है आपका विदेशी साहित्य और विदेशी यात्रियों के जो यात्रा वृत्तांत है, जैसे वेन साहब का नाम सुना होगा आपने जो है मनुजी का नाम सुना होगा, बहुत सा बर्नियर का नाम सुना होगा, कई सारे लोग आए। ठीक है, उनके जो यात्रा वृत्तांत है उनकी बात करेंगे। अंत में आपका लोक साहित्य, और लोक साहित्य के अंतर्गत सभी लोग जो है, जैसे मलिथा है, मलिथा के अंतर्गत ये लड़की जो मलिथा की रहने वाली है, इसने अभी बोला कि मतलब मलिथा की रहने वाली है, तो मलिथा का अगर हम इतिहास देख के आते हैं तो मलिथा में एक व्यक्ति था जिसका नाम था माधो सिंह भंडारी। माधो सिंह भंडारी भले ही जो है रुद्रप्रयाग के लल्लुड़ी गांव का रहने वाला था, लेकिन जो काम किया इसने, ये काम किया मलिथा गांव में किया, जहां पे जो है नहरों के निर्माण के लिए इसने अपनी पुत्री बलि दी। तो यहीं से जो है कहीं ना कहीं माधो सिंह भंडारी की जो है लोक गाथा निकल के आती है। ठीक है, माधो सिंह भंडारी की वीर गाथा निकल के आती है। ठीक है, जिनको वीर गाथा को पवाड़े या भड़ कहते हैं, वो निकल के आती है। उत्तराखंड की कई आपकी प्रेम कहानियां हैं। ठीक है, जैसे आपने उसका नाम सुना होगा, चित्तू अग्रवाल का नाम सुना होगा, उसकी प्रेम गाथा है, उसकी वीर गाथा है। आपने उसका नाम सुना होगा, क्या उसका नाम, कत्यूरी रानी जो थी आपकी, जिया रानी। ठीक है, उसकी जो है वीर गाथा निकल के आती है। आपने वीर द्रौपदी का नाम सुना होगा, उसकी अभी केवल सुनना है, इसको याद नहीं करना है, मैं बेसिक चीजें बता रहा हूँ। प्रातात्विक साक्ष्यों के अंतर्गत हम प्रागैतिहासिक साक्ष्य, आद्य ऐतिहासिक साक्ष्य और ऐतिहासिक साक्ष्य तीनों का अध्ययन करेंगे। और जो ऐतिहासिक साक्ष्य है, इस ऐतिहासिक साक्ष्यों को मैं फिर डिवाइड कर रहा हूँ पुरातात्विक साक्ष्यों के अंदर। ये ऐतिहासिक साक्ष्यों में जो पुराभिलेख है यानी पाषाण लेख, जैसे आपका कालसी से मिला है, कालसी के क्षेत्र से 3 मिले हैं। कालसी का मिला है किसका, अशोक का। उसके बाद अंबाड़ी का खंडित शिलालेख मिला है,
की बात करते हैं, रजत लेख की बात करते हैं, मुद्राओं और स्मारकों की बात करता हूँ, बहुत सारी चीजें निकल के आती है। ठीक है, अब इन चीजों को हमें एक एक करके पकड़ना है कि ये है क्या, ये करने क्या जा रही है। ठीक है, मैं ये चीज पढ़ा चुका हूँ बच्चों को, इसलिए शायद आप लोगों को हो सकता है कि थोड़ा सा क्या लगे, ये बहुत जल्दी जल्दी जा रहा है। मैं केवल रिवीजन करा रहा हूँ आपको यहाँ पे, जहां भी मुझे लगेगा कि मुझे ज्यादा फोकस करना चाहिए मैं बिल्कुल करवाऊंगा। ये जो साहित्यिक साक्ष्य है, देखो अभी मैंने डिस्कस किया था आपसे, वही चीजें मैंने दोबारा लिख के दे दी है कि धार्मिक साहित्य, अधार्मिक साहित्य, विदेशी साहित्य और लोक साहित्य। धार्मिक साहित्यों की चर्चा मैं अभी करूंगा आपसे, अधार्मिक साहित्यों की चर्चा भी मैं कुछ किताबों की चर्चा करूंगा, कुछ की मैं जो है जैसे जैसे इतिहास को आगे बढ़ाऊंगा वैसे करूंगा। अभी आपकी लिंक कटेगी बच्चों, ठीक है, लिंक कटती है यहाँ पे 40 मिनट के बाद, तो अभी लगभग 3 से 4 मिनट और है, लिंक कटेगी तो दोबारा उसी लिंक पे क्लिक करना है, मैं पहले बता रहा हूँ, ये नहीं है कि क्लास खत्म हो गई लिंक दोबारा क्लिक करो। इसके बाद आता है आपका विदेशी साहित्य। विदेशी साहित्य में बहुत सारा साहित्य है, लेकिन मुख्यतः मैंने 3 किताबों के नाम लिखे हैं यहाँ पे, स्टोरी ऑफ द मोकार, ठीक है, महासिर उल उमरा और सीयूकी। ये 3 किताबें जो है आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड के इतिहास में। कैसे है मैं बताता हूँ। लोक साहित्य के अंतर्गत देखो, आप सभी लोगों को पता होता है जागर क्या होता है, वीर गाथाएं क्या होती है, प्रचलित अनुस्मृतियां क्या होती है, और महासिर उल उमरा मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है, यहाँ नहीं आना चाहिए था, डबल आ गया। तो अब मैं थोड़ा सा आप लोगों पे वापस आता हूँ। मैं किससे पूछूंगा, ये लड़की जो तृप्ति आई है, तृप्ति बलूनी है ना, तृप्ति आप बताओ मुझे कि ये जो मैंने एक स्लाइड में लिखा है जागर, जागर क्या होता है? सर ज़्यादा तो मुझे भी नहीं पता, मैंने सुना ही है बस उसके बारे में। लेकिन शादियों में नाचे जरूर होंगे इस पे, है ना, नारायणी माँ दुर्गा भवानी पे। हाँ सर, वो भगवान के होते हैं, मतलब एक तरफ से। अरे बाबूजी, भगवान के सब होते हैं, भगवान के, हम भी भगवान के ही हैं बनाए हुए, ठीक है। हाँ, ये क्या नाम है इसका, रश्मि जो लड़की है, ये केदारपुर वाली, केदारपुर वाली, हाँ जी रश्मि। अरे घबराना थोड़ी है, बताओगे तभी तो मैं तुम्हें ना मौका दे रहा हूँ बोलने का। बताओ बताओ रश्मि, बताओ, घबरा क्यों रही हो? राहुल आप बताओ। इसमें जो है तो देवताओं के बारे में हमारे गांव में बताते हैं सर, हाँ ठीक है, उनकी उन्होंने क्या कहाँ कहाँ रहे उनके बारे में कहा जाता है। हाँ मतलब कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि देवताओं का मतलब है आपका, देखो जागर का मतलब है देवताओं की स्तुति। ये क्या है, आप अगर बिरवाल में गांव में गए तो देखा होगा ना आपने, कहीं पे जो है भगवान जी की जो है आराधना होती है, कई लोगों को जो है वहां पे जो है नाचना शुरू कर देते हैं, बाल बिखेर देते हैं, कहते हैं देवी आ गई, कहते हैं। तो वो जागर के माध्यम से तो होता है। तो जागर क्या है, आपके आवाहन गीत है, इस चीज के, देवताओं को बुलाने के। देव जागर क्या है, देवताओं के आह्वान गीत है, जिसके माध्यम से देवताओं को बुलाया जाता है और देवता का अवतरण होता है किसी व्यक्ति पर। ठीक है, और देवता का जब अवतरण होता है किसी व्यक्ति पर, तो तुमने देखा होगा वो व्यक्ति किस तरह की हरकतें करता है। ठीक है, कई लोग तो अपने मुंह में जो है गरम गरम चिमटा रख लेते हैं, कई लोग जो है मतलब क्या कर लेते हैं, अंगारे रख लेते हैं, कई चीजें होती है। तो जो जागर बेसिकली क्या है, देवताओं के आवाहन गीत है। ठीक है, ये ध्यान रखना, जैसे भक्ति गीत हम हिंदी में कहते हैं, तो यहाँ पे उत्तराखंड के लोकल स्थानीय जो आपके जागर गीत ये होता है। दूसरा, अगर स्लाइड में मैं बात करता हूँ, तो स्लाइड में आप देख रहे हो, स्लाइड में मैंने लिखा है आपका वीर गाथाएं। वीर गाथाएं ध्यान रखना, वीर गाथाओं को उत्तराखंड में पवाड़े भड़ कहा जाता है, और कई जगह इसको कटकू भी कहा जाता है जनजातीय क्षेत्रों में। वीर गाथाओं को उत्तराखंड में पवाड़े भड़ या कटकू कहा जाता है। नीचे मैंने नोट लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पवाड़े या भड़ जाने जाते हैं वीर गाथाओं के नाम से, प्रेम गाथाओं के नाम से, ठीक है, विरह गाथाओं के नाम से, या इनमें से जो वीर गाथाएं हैं उनको पवाड़े या भड़ कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। और वीर गाथाओं की अगर मैं बात करता हूँ उत्तराखंड में, तो जो ये लड़की है तृप्ति, ये मलेथा की है, तो मलेथा में अगर देखा जाए वीर माधो सिंह भंडारी की मलेथा की कुल जितनी फेमस है, जो मैं स्लाइड पे जा रहा हूँ दोबारा, ठीक है। कई लोगों की नींद अब खुल रही है, क्लास बोला है 8 बजे की है।
हाँ, तो मैं इस पे था यहाँ पे। तो मैंने लोक गाथाओं की बात की। लोक गाथाओं में जागर भगवान के देवताओं के आह्वान गीत है, जिसके माध्यम से देवताओं का अवतरण किया जाता है किसी माध्यम में। ठीक है, यहाँ पे एक जागरिया होता है जो जागर को गाता है और बजाता है। ठीक है, प्रचलित अनुश्रुतियां, अनुश्रुतियों का मतलब है, आपने सुना होगा कि यार उस क्षेत्र में ना, अनुश्रुतियों का मतलब होता है कहानियां। और ये इस तरह से समझ लो जैसे आपने खैट पर्वत की कहानी सुनी होगी कि उत्तराखंड में एक पर्वत है टिहरी जनपद में, जिसको हम क्या कहते हैं, खैट पर्वत कहते हैं। और इस खैट पर्वत के आसपास दो गांव है, एक का नाम है आपका खाद गांव और एक का नाम है चौंदाना गांव। ये लिखनावती कहानी है। ठीक है, अनुसूचित की समझना, अनुसूचित होती है। तो एक गांव है आपका टिहरी जनपद में जिसका नाम है क्या है, खैट पर्वत। एक पर्वत है खैट पर्वत, उसमें दो गांव है, एक गांव है आपका खाद और एक है चौंदाना। तो यहाँ पे चौंडाना और खादगांव की एक कहानी है बहुत पुरानी। यहाँ पे कोई व्यक्ति था आशा सिंह रावत, आशा रावत, ठीक है, लड़का है। और उसकी जो है आपकी 7 पत्नियां थी। बताया जाता है कि 7 पत्नियों से किसी संतान की प्राप्ति नहीं हुई, तो भगवान की शरण में चला गया। और भगवान की शरण में जाते हुए उसको कहा कि एक काम करते कि अपना विवाह कर ले। उसने 8वां विवाह किया और उस 8वें विवाह से उसको 9 संतानें हुई। और 9 की 9 क्या थी, बच्चियां थी, 9 की 9 लड़कियां थी। अब जब भाई साहब के यहाँ 9 लड़कियां हो गई, तो लड़कियां पैदा तो हो गई, लेकिन अब ये बवाल था एक, ये उसे पता नहीं था ये हो क्या रहा है। ये बवाल ऐसा बवाल था कि जब ये बच्चियां थोड़ा बड़ी हुई, बड़ी कैसे कि जब ये 3-4 साल की हो गई, तो ये वो हरकतें करने लग गई थी जो आजकल की जो 24 से 25 साल की लड़कियां करती है। ये मतलब शादियों में इन्होंने नाचना, मतलब सजना श्रृंगार करना। ठीक है, शादियों में नाचना गाना शुरू कर दिया। कहीं भी जो है, मतलब ये समझ लो जो आपका एक एडल्ट बंदा हरकतें करता है उन हरकतों को करने लग गई, जिससे लोगों को ये पता चल गया कि ये कोई आम लड़कियां नहीं है, ये तो कोई देवियां हैं। और इन देवियों की अक्सर नजर हुआ करती थी अपने मामा कोट के ऊपर जो गांव वो पर्वत था जिसका नाम था खैट पर्वत। खैट पर्वत 9 पर्वतों की एक श्रृंखला है। ठीक है, खैट 9 पर्वतों की एक श्रृंखला है और अक्सर इनकी नजर रहती थी वहां पे। तो माँ बाप जब इनसे पूछते कि बेटा तुम ऊपर क्या देख रहे हो, तो इनको कहता है कि हमें ऊपर जो है क्या है, उजाला दिखाई देता है, ऊपर कोई बांसुरी बजाता हुआ दिखाई देता है और हमें अपने पास बुलाता है। तो माँ बाप ने कई बार इनको रोकने की कोशिश की, इसके मामा कोट में भी कई बार इनको रोकने की कोशिश की गई, लेकिन अंततः ये काम पहुंच गई, उसी खैट पर्वत पे पहुंच गई और उस खैट पर्वत से दोबारा लौट नहीं आई। तो ये होती है आपकी अनुश्रुतियां। अभी खैट पर्वत पर जब गई तो उसके बाद जो लोग खैट पर्वत पर जाने के लिए डरने लगे। यही कारण है कि सुबह और शाम के टाइम पे जो है, जो आपका वहां पे गांव गांव के चौंदाना गांव और खाद गांव के जो लोग हैं, भोर के समय और प्रातः काल के समय जो है क्या करते हैं, ढोल दमाऊ बजा के जो है उन देवियों का क्या करते हैं, आह्वान करते हैं कि देवियों बस तुम नहीं बने रहना, नीचे मत आना। ठीक है, ये ट्रेंड है वहां का। और यही देवियां वो देवी है जो बाद में जो है किसको उठा के चक्कर कर देगी, जीतू बगड़वाल, क्योंकि जीतू बगड़वाल बांसुरी बहुत अच्छी बजाता था, है ना। तो इन चीजों के बारे में बात करेंगे। और लास्ट में ये आपका एक सेक्शन हो गया। मैं उल्टा आ रहा हूँ, ठीक है, फिर आ रहा हूँ मैं विदेशी साहित्य पे। और विदेशी साहित्य की अगर मैं बात करता हूँ, तो आपका एक स्टोरी ऑफ मोगार है, एक महासिन उल उमराय और एक सियूकी है। यहाँ पे 2 किताबें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है, एक है आपकी स्टोरी ऑफ मोगार और एक है आपका महासिन उल उमरा। तो अगर मैं स्टोरी ऑफ मोगार की बात करता हूँ और महासिन उल उमरा की बात करता हूँ, सीयू की बात करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्यों निकल के आती है मैं बता रहा हूँ आपको। क्यों? क्योंकि देखो स्टोरी ऑफ मोगार आपने अगर सुना होगा, छोड़ो स्टोरी ऑफ मोगार छोड़ दो, पहले मैं सीयू की बात करता हूँ, सबसे लास्ट वाली जो किताब है सीयू की। ये जो सीयू की है, ये किताब लिखी थी आपके एक चीनी यात्री जिसका नाम था वेनसांग। ठीक है, सीयू की किसने लिखी थी, वेनसांग ने लिखी थी, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। और इस सीयू की अगर मैं बात करता हूँ, तो इस सीयू की में इस वेनसांग ने उत्तराखंड के विषय में कई चीजों के बारे में चर्चा की है। ठीक, तो इस सीयूकी के अगर दौर की बात करूं तो ये दौर कब का था, आपको पता होगा, हर्ष का नाम सुना होगा। हर्ष के दौर में वेनसांग जो है आपका 6वीं शताब्दी में लगभग 603 के आसपास बताया जाता है कि 603 के आसपास जो है जब वेनसांग का दौर शुरू हुआ, हर्ष का दौर शुरू हुआ, तो तब से जो है आपका वेनसांग उत्तराखंड के क्षेत्र में लगातार भ्रमण पे रहा और भ्रमण करते हुए इसमें उत्तराखंड के कई स्थलों के बारे में बात। तो जो ये सीयूकी है, इस सीयूकी में इसने जो है आपका जैसे गोविशाण काशीपुर का नाम, उसके बाद आपने नाम सुना होगा किसका, ब्रह्मपुर। ठीक है, ब्रह्मपुर पर्वताकार राजवंश से संबंधित आपका एक राज्य था ब्रह्मपुर। तो सीयूकी में आपका गोविशाण हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया। एक बात की इसने किसकी, शत्रुघ्न की। एक इसने सुवर्ण गोत्र देश की बात की, शत्रुघ्न की बात की, सुवर्ण गोत्र देश की बात की। सुवर्ण गोत्र देश के बारे में बताया जाता है कि ये कोई स्त्री देश हुआ करता था जो आपका उत्तर में स्थित था, यानी हिमालय पर्वत के पास स्थित था। तो एग्जैक्ट इसकी लोकेशन नहीं निकल के आती है। तो इसने इन राज्यों के बारे में बात करी।
और इन राज्यों में से एक राज्य था जो था ब्रह्मपुर, वो उस दौर का सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था। ये बात किसने कही? वेनसांग ने कही। किसने कही? सीयूकी ने कही। तो वेनसांग के वक्तव्य इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। दूसरा है आपका उसके ऊपर, उसका नाम है आपका महासिर उल उमरा। ये जो महासिर उल उमरा है, ये महासिर उल उमरा, इसके नाम से ही पता चल रहा होगा आपको कि ये क्या है, उर्दू भाषा में लिखा गया है। तो उर्दू भाषा में लिखा गया है ये जो साहित्य है, इस साहित्य को किसी एक व्यक्ति ने नहीं लिखा, ठीक है। ये शाहजहां के काल की घटना है, और शाहजहां के काल में जो है कई लेखकों ने, जो आपके मुस्लिम लेखक थे, उन मुस्लिम लेखकों ने अपने वृत्तांत लिखे, राजपाट से संबंधित जो भी घटनाएं हुई उनको लिखा और उनको संजो के जो है एक पार्ट में रख दिया गया। उसको कहा गया महासिर उल उमरा। तो अगर आपसे पूछे कोई कि महासिर उमरा क्या है, उल उमरा क्या है, अल उमरा क्या है, महासिर उल उमरा आपका मुगलों का वृत्तांत है। और इस महासिर उल उमरा में आपका बात की गई है सन 1635 के आसपास की, कि सन 1635 में आपका एक व्यक्ति था, जिसकी एक लेडी थी जिसका नाम था रानी कर्णावती, जो कि किसकी पत्नी थी? महिपति शाह की पत्नी थी, जो पवार वंशीय आपकी महारानी थी, ठीक है। तो होता क्या है कि जो महासिर उल उमरा है वो ये बता रहा है कि मुगल शासक किसने, शाहजहां ने, मुगल शासक शाहजहां ने इस पे एक विधवा लेडी पर, जिसका नाम क्या था आपका, रानी कर्णावती था, जिसके पति की मौत हो गई थी, ठीक है, जिसके पति का नाम महिपति शाह था, उस पे हमला करवाया। और उस हमले में मुगलों को किसकी रणनीति का शिकार होना पड़ा? कर्णावती की रणनीति का शिकार होना पड़ा। कर्णावती ने अपनी रणनीति से, अपनी मतलब ये समझ लो कि बहुत तीव्र बुद्धि की रणनीति की, अपनी जो भी इसने जो है मतलब मुगलों को घेरने की जो बात की, उसके बेस पे इन्होंने क्या कर दिया, कुछ मुगल सैनिकों को बंदी बना लिया और यहाँ पे मुगल सैनिकों की नाकें कटवा दी। इसीलिए उसको नक्कटी रानी के नाम से जाना जाता है। तो महासिर उल उमरा में शाहजहां की उस हार का वर्णन किया गया कि किस तरह से रानी कर्णावती ने अपने साहस से, ठीक है, विधवा होते हुए अपने दूध हुए बच्चे, जो बच्चा था वो बच्चा छोटा था, दूध हुआ नहीं था लेकिन छोटा था, जिसका नाम महिपति शाह था, नाबालिग था, उसकी रक्षा करते हुए किस तरह से जो है मुगलों की नाकें कटवा दी, नाकों को काटे कटवाकर भगा दिया। इसीलिए इसको नक्कटी रानी के नाम से जाना जाता है। दूसरी आपकी स्टोरी ऑफ द मोगाल। स्टोरी ऑफ द मोगाल लिखी है आपकी मनुची ने। मनुची का नाम सुना होगा आपका, इटली का एक आपका क्या था, फिलोसोफर था, और भारत की यात्रा पे आया था। कब आया था आपको दिख रहा है आपको, ठीक है। ये जो मनुची है, इस मनुची ने भी आपका शाहजहां की काल की इस घटना को मुगल इतिहास में धब्बा बताया है कि किस तरह से जो है मुगलों को एक विधवा लेडी से हार का सामना करना पड़ा, जो कि एक पहाड़ी प्रदेश में क्या कर रही थी, शासन कर रही। तो इस तरह की जो भी आपकी विवेचनाएं आएंगी, हम उनके बारे में बात करेंगे आगे। ये डिटेल में हमने डिस्कस करनी है। ये स्लाइड्स केवल आपको क्या कर रही है, उत्तराखंड का बेसिक इतिहास की जानकारी के बारे में बात। जो मेन आपके क्वेश्चंस बनते हैं वो इस स्लाइड से बनते हैं। अब इस स्लाइड से क्या बनेंगे क्वेश्चन, हम बात करते हैं सबसे पहले धार्मिक साहित्यों में। यहाँ से आपकी स्लाइडें शुरू हो रही है एक्चुअली, ठीक है। तो धार्मिक साहित्यों की अगर मैं बात करता हूँ तो धार्मिक साहित्य में एक साहित्य नहीं है, इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। धार्मिक साहित्य एक साहित्य नहीं है, धार्मिक साहित्य के अंतर्गत कई साहित्य निकल के आएंगे। और अगर मैं बात करता हूँ पूरे देश की, तो हमारे देश में अगर हम बात करते हैं कि सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो एक ही वेद निकल के आता है जिसका नाम है ऋग्वेद। उसके बाद 3 वेद और आते हैं, पे हमें डिस्कस नहीं करना। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऋग्वेद की। और ऋग्वेद की बात क्यों करनी है, किस तरह से इसको याद करना है, तरीका समझो। तो देखो, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, यानी प्राचीनता कहीं ना कहीं पवित्रता से जोड़ना है। तो ऋग्वेद जो कि सबसे प्राचीन वेद है, और इस ऋग्वेद को हमारे इतिहास में, हमारे धार्मिक दर्शनों में जो है सबसे पवित्र वेद की संज्ञा दी जाती है, सबसे पवित्र वेद की संज्ञा दी जाती है। तो अब यहीं से एक वर्ड पकड़ लो, पवित्र, और इसी पवित्र वेद से निकाल लो एक भूमि। तो ध्यान रखना, ऋग्वेद में उत्तराखंड को पवित्र भूमि के नाम से जाना गया है। ऋग्वेद में उत्तराखंड को पवित्र भूमि के नाम से जाना गया है। आप सभी लोगों को पता है ऋग्वेद क्या है, सबसे प्राचीन वेद है, सबसे पवित्र वेद है। यही पवित्र वर्ड मैंने पकड़ा और मैंने कहा कि ऋग्वेद में उत्तराखंड को सबसे पवित्र भूमि की संज्ञा दी गई है। तो एक नाम हो गया उत्तराखंड का नाम पवित्र। घर बना रखा है आपके माँ बाप ने, ठीक है, मेरे माँ बाप ने भी बना रखा है, ठीक। सभी लोगों ने देखा होगा कि घर का एक कोना ऐसा होता है जो देवताओं पे होता है, जो सबसे साफ सुथरा होता है। घर में, पूरे घर में तुम गंद फैलाओगे, लेकिन देवताओं का जो स्थल होगा उस स्थल को जो है आप क्या रख दो, तरीके से साफ सुथरा रखो।
पवित्र भूमि पे जब वास होगा देवताओं का तो इसको हम कहेंगे देव भूमि। वर्णों को जोड़ने की कला सीखो बस। उत्तराखंड को ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद कहा गया और इस प्राचीन वेद को सबसे पवित्र वेद कहा गया और इसी पवित्र वेद से एक वर्ण निकला पवित्र, इसी से हमने कह दिया कि उत्तराखंड को पवित्र भूमि कहा गया। अब इस पवित्र भूमि में घुसा दो किसको? भगवान को। जैसे तुमने घरों में घुसा दो सबसे साफ सुथरी पवित्र जगह पे भगवान को, यहाँ पे भगवान घुसा दिया। अब ये हुई पवित्र भूमि। अब भैया इस पवित्र भूमि में तुम्हें पता है एक आपको ऐसा बंदा भी चाहिए जो क्या करे? इनकी स्तुति करे, जो इनकी पूजा करे, जो घंटियां बजाए। और वो कौन हुआ करते थे? घरों में तो आपके माँ बाप होंगे, आप खुद बन जाते हो। लेकिन जब आप कहाँ की बात करते हो? बद्रीनाथ की बात करते हो। जब आप केदारनाथ की बात करते हो तब आप किसकी बात करते हो? पंडों की बात करते हो, ऋषियों की बात करते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या कर दो? मनीषियों को या ऋषियों को ले आओ, तो इसको क्या कहते हैं? आपका मनीषियों की भूमि भी कहते हैं। तो उत्तराखंड के ऋग्वेद में अगर नाम निकल के आते हैं तो एक नाम हो गया पवित्र भूमि। उस पवित्र भूमि में आए देवता तो अब हो गई देव भूमि, और उस देव भूमि में हमें किसको लाना है? ऋषियों को लाना है। तो क्या हो गई? मनीषियों की भूमि। तो तीन वर्ण है, तीन खंड को किस नाम से संबोधित किया जाता है? कौन कौन सी हुई? पवित्र भूमि, देव भूमि, मनीषियों की भूमि। एक दूसरा जो सेक्शन है आपका वो है आपका पुराण। अरे पुराण एक नहीं है, पुराण आपके टोटल कितने? 18। पुराण एक नहीं है, पुराण 18 है। तो मैं 18 पुराणों की चर्चा तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन 12 से 13 पुराण ऐसे हैं जिनमें उत्तराखंड के बारे में कुछ ना कुछ मिलता है। हम सबके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि हमें पीएचडी नहीं करनी है, हमें इतिहासकार नहीं बनना है। हमें क्या करना है? स्मार्ट स्टडी करनी है, हमें एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन करना है। और उसी के तहत मैं बात करूं तो पुराणों में एक पुराण आता है जिसका नाम है स्कंद पुराण। ठीक है, उसके अलावा मैंने कुछ लिखा है वायु पुराण, ब्रह्म पुराण, मत्स्य पुराण, बहुत सारे पुराण है। अगर मैं इनकी बाद वालों की बात करूं, जैसे वायु पुराण है तो वायु पुराण में चंपावत बागेश्वर के क्षेत्र के बारे में बहुत कुछ देखने को मिलता है। मत्स्य पुराण है, मत्स्य पुराण में जो है भगवान विष्णु के बारे में बहुत कुछ देखने को मिलता है कि भगवान विष्णु का उत्तराखंड के क्षेत्र में निवास था। बद्रीनाथ के बारे में बात बताता है। चंपावत का जो कुर्म पर्वत है आपका, उस कुर्म पर्वत के बारे में बात बताता है। बेवकूफी है उसको, कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बात करूंगा किसकी? स्कंद पुराण की। अब तृप्ति, अगर मैं तृप्ति से पूछूं कि स्कंद पुराण को कितने भागों में बांटा गया है तो बताओगे? तृप्ति, तृप्ति हो, यशवी हो, कई बच्चे हैं यहाँ पे, जैसे अरविंद तो खैर पता होगा। रश्मि तुम्हें पता है? रश्मि कुबियाल, स्कंद पुराण को कितने भागों में बांटा गया है? देखो घबराओ मत इसमें, अगर पूछ रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारी बेइज्जती कर रहा हूँ, इसमें घबराने वाली बात पता होना चाहिए, क्योंकि दो ही हो सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो। तृप्ति आप बताओ, तृप्ति आवाज आ रही है? हाँ ठीक है, गुड। विवेक, विवेक, विवेक बिल्कुल, क्योंकि स्लाइड में दो लिखे हैं इसलिए दो भाग हो गए। बिल्कुल नहीं है दो भाग, ठीक है, 5 भाग है आपके। अब वो 5 भाग कैसे हैं मैं आगे वाली स्लाइड में आपको बता रहा हूँ। परीक्षा वाणी में ये लिखा है ना, इसीलिए तो कह रहा हूँ मैं आपको कि परीक्षा वाणी जो है आपद कर जाती है पढ़ते। ये देखो, अब मैं अगर स्कंद पुराण की बात करता हूँ तो स्कंद पुराण को जो है आपका टोटल कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है, याद रखो 5 भाग। ऊपर से चले जाओ आप, उत्तर पश्चिम से कश्मीर आता है तो कश्मीर खंड हो गया। कश्मीर के ठीक नीचे आपका क्या है? पंजाब है। ठीक है, पंजाब या जालंधर है, यानी पंजाब का ही पार्ट है जालंधर। तो कश्मीर खंड एक खंड हो गया, पंजाब खंड एक खंड हो गया, जालंधर खंड एक खंड हो गया। ठीक है, पंजाब खंड, कश्मीर खंड, केदार खंड, मानस खंड और अंतिम खंड हो गया नेपाल खंड। देखो कितने हैं टोटल? 5 है। तो अगर फ्यूचर में कभी पूछा गया कि स्कंद पुराण कितने खंडों में बांटा गया है? 5 खंडों में बांटा गया। ठीक है, अब ये जो 5 खंड है, इन 5 खंडों में से एक खंड है आपका केदार खंड और एक है मानस खंड, जो कि आपको दिख रहा होगा, लिखा हुआ जो पहली स्लाइड में लिखा था कि 2 भागों में बांट दिया। 2 भागों में मैं इसलिए बांट रहा हूँ क्योंकि मैं भारत का इतिहास में पढ़ा रहा हूँ, मैं तो उत्तराखंड का इतिहास पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो अब हमें इन 2 खंडों के बारे में बात करें। जो ये खंड स्कंद पुराण है जिसके कि 5 खंड बनाए गए हैं, अगर मैं इन 5 खंडों में ये ना क्या नाम है इसका लड़के का, विवेक, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको नोट्स भेजूंगा इसके, मैं बच्चों को जो पढ़ा रहा हूँ उसके नोट्स भेजूंगा, लिखने की जरूरत नहीं है। आप बाद में उन नोट्स को कॉपी करो, अपने शब्दों में लिखो, अभी क्यों सुन। तो अब मैं स्कंद पुराण के 5 खंडों की अगर बात करता हूँ तो इन 5 खंडों में
आप देख रहे हो कि ये 5 खंड है और इन 5 खंडों में मैंने पीछे की स्लाइड में केवल 2 स्लाइडों पर जिक्र किया, 2 खंडों की बात की, एक मैंने केदार खंड की बात की और एक मानस खंड की बात की। हमें इन पे चर्चा करनी है क्योंकि ये उत्तराखंड से रिलेटेड है। तो कश्मीर खंड हटा दो, पंजाब खंड हटा दो, ये साइड में है। ठीक, स्लाइड में दिखा होगा आपको एक गंगा द्वार, उसके बाद बीच में नंदा देवी पर्वत और एक कालागिरी पर्वत। ये वो सेक्शन है जो केदार खंड को पंजाब खंड से अलग करेंगे, जो केदार खंड को मानस खंड से अलग करेंगे, जो मानस खंड को नेपाल खंड से अलग करेंगे। तो केदार खंड क्या है, मानस खंड क्या है, ये हम बात करते हैं अब। तो ध्यान रखना, स्कंद पुराण को 5 खंडों में बांटा गया है और इन 5 खंडों में से 2 खंड आपके किससे रिलेटेड है, उत्तराखंड से रिलेटेड है। एक खंड का नाम है केदार खंड और एक खंड का नाम है मानस खंड। तो अब बच्चे नहीं हो, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि इस स्लाइड के अकॉर्डिंग मैं कहूं कि केदार खंड क्या है, तो अब थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। स्लाइड के ठीक ऊपर देखो, केदार खंड के ऊपर मैंने एक तरफ गंगा द्वार लिखा है, एक तरफ नंदा पर्वत लिखा है। तो कहीं ना कहीं केदार खंड वो आपका सेक्शन है, वो भाग है जो गंगा द्वार यानी हरिद्वार, जिसको मायापुरी भी कहते हैं, माया नगरी भी कहते हैं। ठीक है, तो गंगा द्वार हरिद्वार से लेके कहां तक फैला है, नंदा देवी पर्वत तक फैला है। केदार खंड यानी स्कंद पुराण का केदार खंड वो खंड है जो गंगा द्वार हरिद्वार से नंदा पर्वत तक विस्तृत है और इस खंड को आप वर्तमान में गढ़वाल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो स्कंद पुराण का केदार खंड किससे रिलेटेड है, गढ़वाल से रिलेटेड। यानी स्कंद पुराण में गढ़वाल को क्या कहा गया है, केदार खंड कहा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आप पुराने पेपर उठा के देख लो कि स्कंद पुराण में केदार खंड किसको रिप्रेजेंट करता है, गढ़वाल, कुमाऊं, नेपाल, कश्मीर। तो गढ़वाल को रिप्रेजेंट करता है, ये बात को। एक सेकंड है, मेरी बैटरी डाउन हो गई लैपटॉप की। वेट। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो नेक्स्ट है आपका, देखो मानस खंड उसके बगल में, और मानस खंड को अगर मैं बताऊं तो अब मानस खंड को डिफाइन करूंगा तो बिल्कुल वैसे ही डिफाइन करो। तो अभी ये कौन करेगा, ये करेगा आपका अरविंद, आप करो। अरविंद, अरविंद सुनाई दे रहा है? कुमाऊं का क्षेत्र है, कुमाऊं। नहीं, ये स्लाइड के अकॉर्डिंग बताओ, मैंने तो कुमाऊं लिखा ही नहीं है कहीं, मेरे को केवल बताओ कि स्लाइड के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको कहूं कि एक डेफिनेशन बनानी है आपको, तो कैसे बनाओ? ये नंदा देवी पर्वत से लेकर और कालागिरी के बीच क्षेत्र होगा वो आपका, वो बीच का जो क्षेत्र है, हाँ, वो मानस खंड कहलाएगा। देखो बिल्कुल इसी स्लाइड को पकड़ना है कि अब क्या कहूंगा मैं, मानस खंड क्या है। तो मानस खंड स्कंद पुराण का मानस खंड नंदा पर्वत से लेके कालागिरी पर्वत तक आपका विस्तृत था। यानी नंदा पर्वत से कालागिरी पर्वत के बीच का जो क्षेत्र है वो मानस खंड कहलाया। माइक ऑफ कर दो अरविंद। ठीक है, कालागिरी पर्वत के बीच का सेक्शन आपका मानस खंड कहलाया है और ये वर्तमान को किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका कुमाऊं को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्कंद पुराण का मानस खंड किससे संबंधित है, आपका कुमाऊं से संबंधित है। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या निकल के आ रही है, केदार खंड और मानस खंड के बीच में नंदा पर्वत दिख रहा होगा आपको स्लाइड में, ये नंदा पर्वत। तो स्कंद पुराण के केदार खंड और मानस खंड के बीच में जो आपका पर्वत है नंदा पर्वत, इसने किसका काम किया, महाविभाजक का काम किया। इसने केदार खंड और मानस खंड को अलग करने का काम किया, ये आपको ध्यान। तो केदार खंड और मानस खंड के बीच में नंदा पर्वत क्या कर रहा है, महाविभाजक का काम कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपको ध्यान। बाकी नेपाल खंड के बारे में चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है, 2 थे आपके, ये आपके हो गए। बहुत क्वेश्चन बनते हैं इससे, मैं पहले बता रहा हूँ। ठीक, नेक्स्ट है आपका एक पुराण है ब्रह्म पुराण। ब्रह्म पुराण भी एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आज तक क्वेश्चन नहीं बना, लेकिन ब्रह्म पुराण में बताया गया है कि उत्तराखंड के जो निवासी थे उनकी जो पहचान हुआ करती थी वो हिमालय पर्वत के बेस पर रहने वाले लोगों के रूप में की जाती थी। यानी यहाँ के निवासियों की पहचान ही किसके नाम से थी, हिमालय पर्वत के नाम से थी, ये आपको ध्यान। ठीक है, तो ब्रह्म पुराण कहता है कि उत्तराखंड के जो मूल निवासी थे, उत्तराखंड में जो स्थानीय निवासी निवास कर रहे थे, उनकी पहचान हिमालय पर्वत पर वास करने वाले निवासियों के रूप में की जाती थी। नेक्स्ट आप आ जाओ नीचे, जहां पे एरो लगा है, ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, तो ब्राह्मण ग्रंथ कई ग्रंथ हुए ब्राह्मण ग्रंथ, और इनमें से एक ब्राह्मण ग्रंथ आता है आपका ऐत्रेय ब्राह्मण और एक आता है शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, ऐसे बहुत सारे ब्राह्मण ग्रंथ है, हर ब्राह्मण ग्रंथ में आपका नाम मिलेगा, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट निकल के आता है वो निकल कर आता है आपका कौन सा, ऐत्रेय ब्राह्मण।
अगर मैं ऐतरेय ब्राह्मण की बात करता हूं तो ये ऐतरेय ब्राह्मण वो ब्राह्मण ग्रंथ है जिसमें आपका क्या बताया गया है कि उत्तराखंड, हाँ रश्मि आप बताओ जरा, ऐतरेय ब्राह्मण में उत्तराखंड को क्या कहा गया है? उत्तर कुरुक्षेत्र कहा गया है। उत्तराखंड या उत्तर कुरुक्षेत्र के नाम से संबोधित किया गया है। तो सीधा क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि ऐतरेय ब्राह्मण में उत्तराखंड को किस नाम से बुलाया गया है या किस नाम से संबोधित किया गया है? ऐतरेय ब्राह्मण में इसको उत्तराखंड को उत्तरखंड या उत्तर कुरुक्षेत्र, ठीक है, कुरुक्षेत्र के नाम से आपका संबोधित किया गया है। इसका ध्यान रखोगे। रामायण महाभारत आप लोगों ने अभी जो है, जब क्वारंटाइन हुए थे हम लोग शुरू में, जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, तो सब लोगों ने जो है दूरदर्शन पे देखी होगी, ठीक है, वो उसी रामायण महाभारत की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर मैं रामायण कालीन स्थलों की बात करता हूँ तो रामायण कालीन स्थलों में अगर आप ऋषिकेश पहुंचते हो तो ऋषिकेश से आगे आपका जो है, जब आप चंद्रभागा नदी को पार करते हो तो आपकी एक जगह पड़ती है जिसका नाम है तपोवन, ठीक है। और इस तपोवन को बताते हैं लक्ष्मण की तपस्थली। भगवान जो राम के भाई थे छोटे लक्ष्मण, उसकी तपस्थली बताते हैं, ठीक है, टिहरी जनपद में स्थित है। तो ये रामायण कालीन स्थल है। इस तपोवन से देवप्रयाग जाते हो आप, बद्रीनाथ रूट में जाते हो, देवप्रयाग में जाते हो, जिसकी जो देवप्रयाग जो था, देवप्रयाग की स्थापना किसने की थी? देव शर्मा नामक ऋषि ने की थी। वो देवप्रयाग भी कहीं ना कहीं रामायण कालीन स्थलों में स्थापित है, संबंधित है, रामायण कालीन स्थलों से संबंधित है। कैसे? क्यों? क्योंकि जो देवप्रयाग है उस देवप्रयाग में आपका एक पर्वत है जिसका नाम है दशरथ पर्वत। दशरथ किससे संबंधित थे? रामायण से संबंधित थे। दशरथ की पुत्री थी जिसका नाम था शांता, वो भी कहीं ना कहीं वहां पे उपस्थित है एक धारा के रूप में, वर्तमान में भले ही आपकी खत्म हो गई। तो ध्यान रखना, रामायण कालीन स्थल चाहे वो तपोवन हो चाहे वो देवप्रयाग हो, ठीक है, इस देवप्रयाग में तो आपका दशरथ पर्वत भी है, शांता धारा भी है, और भगवान राम का एक जो है मंदिर है जिसको रघुनाथ मंदिर कहते हैं, वो भी आपका कहीं ना कहीं रामायण से ही संबंधित है। अगर मैं कुमाऊं के क्षेत्र में जाता हूं तो आपने एक जगह का नाम सुना होगा जिसका नाम है सीताबनी, ठीक है। सीताबनी चित्रशिला का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में माता सीता ने अपने बच्चों लव और कुश को जो है पाल पोस कर बड़ा किया। तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड एक ऐसा क्षेत्र निकल के आता है जिसमें उत्तराखंड के कई स्थल ऐसे हैं जो है रामायण कालीन बताते हैं। और आगे अगर मैं आता हूं तो कल मैंने आपको जो है एक मंदिर के बारे में बताया था पौड़ी जनपद में, किंकालेश्वर या क्यों कलेश्वर पर्वत मंदिर, जो कि पौड़ी जनपद में स्थित है, पौड़ी के आसपास स्थित है। इसको भी रावण की तपस्थली के रूप में बताते हैं कि यहाँ पे रावण ने तपस्या की थी भगवान शिव की। मैं चमोली में चला जाऊं तो चमोली में आपको पता है कि गोपेश्वर एक जगह पड़ती है। ऋषि गोपेश्वर से हम आगे आते हैं मंडल की तरफ, मंडल घाटी की तरफ, तो वहां पे दसोली ग्राम स्वराज संघ है जिसकी स्थापना 1964 में की गई थी, ठीक है, चंडी प्रसाद भट्ट ने की थी। तो वो दसोली एक्चुअली दसोली नहीं था, उसका नाम था दशमौली, ठीक है, वो रामायण कालीन स्थल है। दशमौली यानी 10 सर वाला, 10 सर वाला एक ही व्यक्ति था जिसका नाम रावण था, ठीक है। तो इस रावण ने यहाँ पे जो है बैरास कुंड के क्षेत्र में, एक कुंड है बैरास कुंड, उस बैरास कुंड के क्षेत्र में क्या किया था? तप किया था। सूर्य के वृक्षों से घिरा हुआ एक घना जंगल है, वहां पे तप किया था, और वहां पे 10,000 साल तक तप किया था। और प्रत्येक 1,000 साल के बाद भगवान शिव को अपनी आहुति दी थी सर की, और जब 10वें सर की आहुति दी तो भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसको जो मोह मांगा वरदान था वो दिया। तो इसी वजह से इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ गया? दशमौली पड़ गया। और इसी क्षेत्र में बैरास कुंड है और इसी क्षेत्र को दशौली के नाम से जाना गया। तो ये भी आपका क्या रामायण कालीन स्थल है। तो ये कहीं ना कहीं उत्तराखंड के बारे में हमें बता रहा है। दूसरी बात है महाभारत। महाभारत आप लोगों को सभी को पता है कि ज्यादातर बच्चे मेरे पास देहरादून के ही है, आज जो जुड़े हुए हैं, बाकी रुद्रप्रयाग के हैं, चमोली के। तो देहरादून की अगर मैं बात करूं तो देहरादून को द्रोण नगरी के नाम से जाना जाता है। द्रोण मतलब द्रोणाचार्य। तो यहाँ पे आपने सुना होगा एक मंदिर है टपकेश्वर मंदिर। इसी टपकेश्वर मंदिर के क्षेत्र में जो है द्रोणाचार्य ने क्या किया था? तपस्या की थी। आसारूढ़ी का क्षेत्र, उस आसारूढ़ी के क्षेत्र में, टपकेश्वर के क्षेत्र में द्रोणाचार्य ने क्या की थी? तपस्या की थी। तपस्या के बाद इसने पांडवों को, कौरवों को किसकी शिक्षा दी थी? धनुर्विद्या की शिक्षा दी थी। तो अब यहाँ पे उधम सिंह नगर की बात करूं तो उधम सिंह नगर के क्षेत्र में भी जो है आपको इनको जो है धनुर्विद्या की शिक्षा दी गई पांडवों को। अगर आप और ऊपर जाते हो तो आप श्रीनगर चले जाओ, आप श्रीनगर से जो है जोशीमठ चले जाओ, जोशीमठ से आप जो है किसकी तरफ चले जाओ? आप स्वर्ग रोहिणी की तरफ चले जाओ, आप पांडुकेश्वर की तरफ चले जाओ, ठीक है। आप देहरादून से पश्चिम की तरफ जाते हो, लाखामंडल का आपने नाम सुना होगा, लाखामंडल की तरफ चले जाओ। ये सारे स्थल कैसे हैं? आपके महाभारत कालीन स्थल। लाखामंडल में तो बकायदा आपको अवशेष भी दिखाई देते हैं लाख
के महल के, जहां पे जो है कौरवों ने यानी दुर्योधन ने पांडवों को जलाने की जो है पूरी षड्यंत्र रच डाली थी, पूरा षड्यंत्र रचा था, हमें उसके दर्शन होते हैं। तो कहीं ना कहीं रामायण महाभारत भी उत्तराखंड के कई अंशों के बारे में हमें बताने का काम करते हैं। नेक्स्ट है आपका बौद्ध साहित्य। अगर मैं बौद्ध साहित्य की बात करता हूं तो बौद्ध साहित्य जो कि प्रारंभिक साहित्य पाली भाषा में लिखे गए थे, उन पाली साहित्यों में जो है आपका उत्तराखंड के बारे में बहुत कुछ बोला गया है। अब जो बौद्ध ग्रंथ है जैसे अशोकावदान है, दिव्यावदान है, दिव्यावदान मैंने पुष्यमित्र शुंग लिखा है, इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिव्यावदान में किस शासक के शासनकाल का जिक्र होता है, पुष्यमित्र शुंग का मिलता है। ठीक है, तो ये अशोकावदान और दिव्यावदान जो कि बौद्ध ग्रंथ है, इन बौद्ध ग्रंथों में उत्तराखंड को हिमवंत के नाम से बुलाया गया है। इस नाम से हिमवंत के नाम से बुलाया गया है। तो कहीं ना कहीं देखो ये जो धार्मिक साहित्य है ये हमें बहुत कुछ बता रहा है उत्तराखंड के बारे में। ठीक है, तो ये इंगित करता है कि इस क्षेत्र में प्राचीन काल से ही मानव सभ्यता का क्या हो रहा था, विकास हो रहा। ठीक है, ये सेक्शन है, मैं पहले बता रहा हूँ, ऋग्वेद का क्वेश्चन पूछा गया है और स्कंद पुराण का क्वेश्चन पूछा गया है, ये ब्राह्मण ग्रंथ का क्वेश्चन पूछा गया है और लास्ट में जो है अशोकावदान दिव्यावदान का कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। लाखा मंडल से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस स्लाइड को लाइटली मत लेना, इस स्लाइड में कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन छिपे हुए हैं, पहले बता रहा हूँ। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हम किस पे, स्कंद पुराण मैंने बता दिया आपको, ये है। धार्मिक साहित्य के बाद मैंने बात की थी अधार्मिक साहित्य की, यानी गैर धार्मिक साहित्य की या धर्म निरपेक्ष साहित्य की, जो किसी धर्म की बात नहीं करता है। ठीक है, ये किसी साम्राज्य की बात करेगा और किसी क्षेत्र की बात करेगा। तो देखो कई किताबों के नाम है, ये वो किताबें हैं जो उत्तराखंड के एग्जामों में कई बार पूछी भी गई हैं कि फलानी किताब का जो है रचना किसने की थी, ये किताब किसने लिखी थी। तो पहले तो आपका सबसे महत्वपूर्ण जो निकल के आता है वो यही निकल के आता है कि इन किताबों के राइटर्स के नाम आपको पता होने चाहिए। दूसरा, इन किताबों में उत्तराखंड के बारे में क्या क्या कहा गया है। तो पहली अगर मैं किताब की बात करता हूँ तो ये किताब है आपकी कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत भी है। ठीक है ना, तो कालिदास ने जो किताब लिखी थी अभिज्ञान शाकुंतलम, इस अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना हुई है आपकी कहा, जो रश्मि नेगी है उसके क्षेत्र में। ठीक है, और वो क्षेत्र है आपका कोटद्वार के पास है एक क्षेत्र जिसको हम क्या कहते हैं, कर्णाश्रम। ठीक है, ये कर्णाश्रम जो है आपका, कर्ण एक ऋषि हुआ करते थे जिनकी यहाँ पे क्या थी, मालिनी नदी के तट पे स्थित है। ध्यान रखना, जो कालिदास है, इस कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना पौड़ी जनपद के कोटद्वार के पास एक आश्रम है जिसको कण्वाश्रम कहते हैं, और ये कण्वाश्रम आपका मालिनी नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी, मालिनी नदी के तट पर स्थित है ये कण्वाश्रम। यहाँ पे इसने जो है क्या की थी, इसकी रचना की। एक्चुअली यहाँ पे क्या है, प्राचीन काल में एक गुरुकुल हुआ करता था कण्वाश्रम। ठीक है, ऋषि कर्ण थे और ये यहाँ पे क्या करते थे, शिक्षा दीक्षा का काम किया करते थे, दिया करते थे। यहीं पे आपका एक राजकुमार आता है हस्तिनापुर का, जिसका नाम था आपका दुष्यंत, और उस दुष्यंत को प्रेम हो जाता है यहाँ पे किससे, शकुंतला से। तो कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम बताती है कि पौड़ी जनपद का, कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम बताता है कि पौड़ी जनपद का कौन सा क्षेत्र, जो कण्वाश्रम क्षेत्र था जो कि मालिनी नदी के तट पर स्थित था, उस क्षेत्र में इसकी दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी शुरू हुई। और इस प्रेम कहानी में, जैसे कि आजकल की प्रेम कहानियों में होता है कि बीच में जो है विलेन आते हैं लेकिन अंततः जीत प्यार की होती है, तो इनके प्यार की भी जीत हुई और यहीं से एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई जिसको नाम था भरत। और इसी भरत के नाम पर हमारे देश का नाम क्या पड़ गया, भारत पड़ गया। ठीक है, इसी के नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ गया, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी है पाणिनि की अष्टाध्यायी। अगर मैं पाणिनि की अष्टाध्यायी की बात करूं तो पाणिनि की अष्टाध्यायी जनरली हमें कुलिंदों के बारे में बात बताती है, जो कुलिंद राजवंश, जो कि उत्तराखंड का पहला राजनीतिक वंश है, ऐतिहासिक नहीं है, राजनीतिक वंश है। पाणिनि की अष्टाध्यायी हमें किसके बारे में बताती है, कुलिंद राजवंश के बारे में बता रही है, जो कि उत्तराखंड का पहला राजनीतिक वंश है। और इस राजनीतिक वंश में इसने उत्तराखंड के क्षेत्र में, यमुना नदी घाटी के क्षेत्र में शासन करने वाले कुलिंदों की चर्चा की है। नेक्स्ट है आपका अल्लाटनाथ। ये जो अल्लाटनाथ है, इस अल्लाटनाथ ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था निर्णयामृत। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, किसी उसमें नहीं मिलेगी आपको, परीक्षावाणी वरीक्षावाणी में कुछ नहीं मिलने का इनमें से, इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ध्यान रखना है। अल्लाटनाथ ने रचना की थी निर्णयामृत की, और ये विशुद्ध संस्कृत भाषा में लिखा गया एक ग्रंथ।
कैसा है? विशुद्ध संस्कृत का मतलब है बिल्कुल शुद्ध संस्कृत में लिखा गया एक ग्रंथ है। और ये ग्रंथ कहता है कि उत्तराखंड के क्षेत्र में आपका क्या है, जो यमुना नदी घाटी है, यानी देहरादून का जो पश्चिमी क्षेत्र है, यमुना नदी घाटी का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कई राजवंश शासन कर रहे थे। अब वो कई राजवंश आप लोगों को पता है कौन सा था? कुलुक भी था, आपका युगशैल भी था, आपका शिव भवानी का भी था, आपको पता है यादव राजवंश भी था। तो ऐसे कई राजवंशों की चर्चा की गई है किसमें? अल्लाह के निर्णयामृत में, कि यमुना नदी घाटी के क्षेत्र में कई राजवंश क्या कर रहे थे? शासन कर। विशाख दत्त बहुत बार एग्जाम में पूछी गई पुस्तक है कि देवी चंद्रगुप्तम की रचना किसके द्वारा की गई? देवी चंद्रगुप्तम की रचना की गई थी विशाख दत्त के द्वारा। और इस विशाख दत्त की अगर मैं बात करता हूं तो इस विशाख दत्त ने उत्तराखंड के क्षेत्र में आपका बताया था जब गुप्तों का दौर चल रहा था, उस दौर की घटना। तो आपको पता होगा कि चंद्रगुप्त के बेटे का नाम था आपका क्या? रामगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि चंद्रगुप्त का जो बेटा था समुद्रगुप्त का बेटा समुद्रगुप्त का जो बेटा था रामगुप्त, और रामगुप्त का जो भाई था यानी समुद्रगुप्त का दूसरा बेटा जिसका नाम था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इनके बारे में चर्चा की गई है। अब इनके बारे में चर्चा की गई है तो क्या चर्चा की गई है? देखो, जो रामगुप्त था उसकी पत्नी का नाम था ध्रुव देवी। क्या नाम था? ध्रुव देवी। बहुत सुंदर थी। अब इस पे नजर थी इसके छोटे भाई की, जिसका नाम क्या है आपका? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहते हैं। तो बताया जाता है कि समुद्रगुप्त के पुत्र रामगुप्त ने उत्तराखंड के किसी खस राजा के साथ, खसाधिपति लिखा है, खस राजा का नाम नहीं निकल के आता है कौन था, लेकिन ये लिखा है कि चंद्रगुप्त के पुत्र रामगुप्त ने उत्तराखंड के किसी खसाधिपति यानी खस राजा के साथ कोई युद्ध लड़ा था, और उस युद्ध में रामगुप्त की हार हुई थी। और रामगुप्त की हार के पश्चात उस खसाधिपति ने किसकी मांग की थी? उसकी पत्नी ध्रुव देवी की मांग की थी जीतने के पश्चात। ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखो, उत्तराखंड एक ऐसा क्षेत्र है जो मतलब गुप्त साम्राज्य, गुप्त कितना बड़ा साम्राज्य था आपको पता होगा, उस गुप्त साम्राज्य के शासक को भी हराने का काम कर रहा है। उत्तराखंड का इतिहास ये है। अब होता क्या है कि राम को अपनी पत्नी को तो सौंपता नहीं है, लेकिन इसकी पत्नी जो है कहीं तो जाएगी। तो अब जो इसका भाई था, जो छोटा भाई था, जिसको जो कि एक बहुत आपका साम्राज्यवादी शासक था, इस बंदे ने क्या कर दिया? अपने भाई की हत्या कर दी। और अपने भाई की हत्या करने के बाद ध्रुव देवी के साथ शादी कर ली और ध्रुव देवी प्रकार के सोने के सिक्के भी चला दी। ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि विशाख दत्त की जो देवी चंद्रगुप्तम है वो रामगुप्त के किसी खसाधिपति के साथ युद्ध होने की बात करता है, युद्ध के पश्चात संधि की बात करता है, और उस संधि के बाद ध्रुव देवी की मांग की बात करता है। नेक्स्ट है आपका कलहण। कलहण आपने सुना होगा, ये भी एग्जाम में कई बार पूछी गई पुस्तक है, कलहण की राजतरंगिणी। ये जो कलहण है, इस कलहण ने जो राजतरंगिणी लिखी है, ये कलहण जो है आपको कश्मीर का पता है, आपको कश्मीर का एक राइटर था, और जब इसने राजतरंगिणी लिखी तो इस राजतरंगिणी में इसने कहा कि 8वीं सदी जो थी आपकी, 8th सेंचुरी जो थी, उसका उत्तरार्ध, ठीक है, यानी पूर्वार्ध उत्तरार्ध जो भी स्टार्टिंग का जो दौर था, उस दौर में एग्जैक्ट डेट नहीं निकल के आती है, लेकिन कई लोग उसको 725 भी कहते हैं, कई लोग उसको 690 भी कहते हैं, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एग्जैक्ट डेट नहीं है, बस केवल 8th सेंचुरी के आसपास का दौर याद रखना है। तो कलहण की राजतरंगिणी कहती है कि उत्तराखंड के क्षेत्र पर यानी केदार मंडल पर और स्त्री देश पर, स्त्री देश कौन सा था? सुवर्ण गोत्र देश, जिसको मैं कह रहा था कि उत्तर में कहीं स्थित था, गंगा नदी के उत्तर में कहीं स्थित था, ठीक है, यमुना नदी के कहीं उत्तर में स्थित था, और वहां पे कोई स्त्री क्या कर रही थी? शासन कर रही थी। तो बताया जाता है कि कश्मीर का एक राजा था जिसका नाम था ललितादित्य मुक्तापीड़। इस ललितादित्य मुक्तापीड़ ने आपका क्या किया था? उत्तराखंड पर हमला किया था, उत्तराखंड के स्त्री देश पर यानी सुवर्ण गोत्र देश पर और केदार मंडल पर हमला किया था। केदार मंडल यानी गढ़वाल पर। तो राजतरंगिणी कह रही है कि कश्मीर के महान शासक ललितादित्य मुक्तापीड़ ने गढ़वाल के क्षेत्र में यानी केदार खंड पर, केदार मंडल पर और सुवर्ण गोत्र देश, स्त्री देश पर क्या किया था? आपका हमला किया था, और हमला करने के बाद यहाँ पे कई मंदिरों का निर्माण किया। अब इसी दौर में जब आपका ये ललितादित्य मुक्तापीड़ उत्तराखंड में आएगा, तो उत्तराखंड के क्षेत्र में एक नए राजवंश का अभ्युदय होने जाएगा, जिसका नाम था कार्तिकेयपुर राजवंश। उत्तराखंड पर शासन करने वाला पहला ऐतिहासिक राजवंश कार्तिकेयपुर राजवंश। तो यहाँ पे कार्तिकेय
राजवंश की चर्चा करेंगे हम बाद में, जिसकी रचना किसने की थी? बसंत देव ने की थी। तो कार्तिकेय राजवंश का संस्थापक था आपका बसंत देव, जिसको जो है आपका जागरण में वासुदेव के नाम से भी जाना जाता है। उत्तराखंड के लोक साहित्य में आपका वासुदेव के नाम से भी जाना जाता है। हम इसकी चर्चा करेंगे। इसके बाद आपका बाणभट्ट हर्षचरित, ठीक है, सभी को पता है एग्जाम में कई बार पूछी गई है। बाणभट्ट हर्ष आपका जो आपका कुषाण वंशीय शासक था, उसके दरबार में था हर्ष, जो था हर्ष के दरबार में रहता था। और इसके दरबार में रहते हुए इसने जो है चर्चा की है कि उत्तराखंड के क्षेत्र में यशोवर्मन को हराने का काम किया था इसने। तो ऐसी कई किताबें हैं, जैसे आपका नीचे लिखा हुआ भरत कवि का मानवदय काव्य, ठीक है, और भरत कवि ने मानवदय काव्य लिखी थी मान शाह के शासनकाल के दौरान, पवार वंशीय शासक था उसके शासनकाल के दौरान। और ये एक घटना का जिक्र नहीं करेगा, ये पूरे गढ़वाल और कुमाऊं के क्षेत्र में जो चंद वंश थे और आपका पवार वंश था उनके बारे में चर्चा करेगा। एक घटना के लिए जो मैं बताता हूँ बहुत सारी। मानवदय काव्य के बाद आपका मेधाकर है, मेधाकर ने रामायण प्रदीप लिखी थी, ठीक है, और प्रदीप शाह के शासनकाल के दौरान लिखी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई चंदों के बारे में, पवार के बारे में बात करेगा। शंकर ने वास्तु शिरोमणि रखी है। शंकर ने वास्तु शिरोमणि में जो है उत्तराखंड के क्षेत्र में जो आर्किटेक्ट के क्षेत्र में यानी वास्तुकला के क्षेत्र में जो कार्य होते थे उसके बारे में बात की। रतन कवि ने फतेह प्रकाश के बारे में बात की है, यानी फतेह शाह जो शासक था उसके बारे में बात की है फतेह प्रकाश में। यहाँ पे चंदों की बात भी करेगा, पवारों की बात भी करेगा, और यहीं पे ये जो है किसकी बात करेगा? सिखों की बात भी करेगा। आपने सुना होगा भंगणी का युद्ध, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह के साथ हुआ था आपका पोंटा के साथ, पोंटा के पास हिमाचल प्रदेश में। आपको पता है कि देहरादून के बाद पोंटा लगता है, उसी पोंटा के पास एक जगह होती है भंगणी, उस भंगणी के युद्ध की बात करेंगे। मौला राम जो उत्तराखंड का महान चित्रकार था, इसने कई किताबों की रचना की है। मैंने केवल एक ही का नाम लिखा है, गणराज्य वंशिका, ठीक है, या गणराज्य वंश काव्य। इसके अलावा गणिका नाटक लिखा था, ठीक है, और सुदर्शन दर्शन नामक कविता संग्रह लिखा था। कई सारी संग्रह लिखे हैं, और इन संग्रहों में भी कहीं ना कहीं उत्तराखंड के बारे में बहुत कुछ ये बताएगा। तो ये चीजें मैं केवल आपसे इसलिए नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, 2-3 किताबें मैंने डिस्कस की है आपसे, वो मैंने इसलिए डिस्कस की है क्योंकि जैसे कालिदास का पार्ट है वो इतिहास में नहीं पढ़ा जाता। पाणिनि की अष्टाध्यायी से लेके और मौला राम तक की जो भी ये किताबें हैं जो मुझे इंपॉर्टेंट लगी मैंने लिख दी है। इनको मैं समय समय पर जैसे जैसे ये राजवंश आएंगे, जैसे पाणिनि की अष्टाध्यायी की चर्चा नहीं करूंगा मैं, अल्लाहनाथ वाले, जैसे जैसे राजवंश आगे बढ़ेंगे उन पर्टिकुलर राजवंशों के साथ में लगातार ये बात करता रहूं। इसलिए मैं इस टॉपिक को अभी ज्यादा डिस्कस नहीं करता हूँ, नहीं तो बहुत लेंथी हो जाता है, कई बच्चों को ये भी लेंथी लगता है। इन किताबों को याद कर लेना, मैं पहले बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट किताब। नेक्स्ट है आपकी स्लाइड, इंसान हो गया। अब ये है, देखो इस सेक्शन की अगर मैं बात करता हूं तो ये सेक्शन सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है बच्चों को, ठीक है। प्रागैतिहासिक साक्ष्यों के अंतर्गत पाषाण उपकरण और उडियान आते हैं, और इसके अंतर्गत उत्तराखंड के क्षेत्र में प्रागैतिहासिक का मतलब है आपका पाषाण से संबंधित जो भी आपके क्या आएंगे साक्ष्य आएंगे, हम उनकी बात करेंगे। देखो लिंक टूटेगी, 1 मिनट रह गया है, दोबारा लिंक पे आओगे, ठीक है। अगर 5 मिनट 10 मिनट का रेस्ट लेना चाहते हो तो ले लो, ठीक है, मैं भी थोड़ा चाय पी लेता हूँ उसी बीच में, ठीक है। हाँ सर, आ जाओ, आ जाना आप, कोई नहीं, आप लिंक हो जाना, कोई बात नहीं, ठीक है। जो पीछे चीजें रह गई है, जो पीछे डिस्कस कर ली चाय पीते पीछे, उनको डिस्कस कर लेंगे, बाकी फिर मैं आगे डिस्कस बता रहा हूँ। क्या करना है, लिंक को दोबारा क्लिक करना है आपको, ठीक है। प्रागैतिहासिक साक्ष्यों की अगर मैं बात करता हूँ तो उसमें पाषाण उपकरण और उडियार का मतलब एक ऐसी संतान थी जो क्या थी, मिक्स्ड नहीं थी। लेकिन बाद में क्या हुआ आपका कि कई जातियों और प्रजातियों का उदय हुआ, और जातियों प्रजातियों का आपस में क्या हुआ, संबंध बने, और उस संबंध से जो है मिक्स ब्लड बन गया। आज हम देश में कहते हैं कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये सिख है, ये ईसाई है, लेकिन अगर मैं देश में बात करता हूँ, इन सभी लोगों का ब्लड लिया जाए और इस ब्लड की अगर बात करूं तो कोई प्योर ब्लड नहीं निकल के आएगा, ये मिक्स ब्लड है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि सभी लोगों के आपस में संबंध बने। वो अलग चीज है कि हमारा समाज ऐसी गर्त में जा चुका है जहां पे हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रों की बात करते हैं, लेकिन अगर इनके खून का मिलान किया जाए तो सबके खून जो है आपस में मिलेंगे, इनके डीएनए में कहीं ना कहीं जो है कई चीजें जो है मैच करेंगी, जबकि डीएनए सबका अलग अलग होता है। किसको नहीं आ रही आवाज? विवेक दोबारा से लिंक पे आओ, आप एक काम करो, डिस्कनेक्ट करके दोबारा लिंक पे आओ, ठीक है। तो आर्य का मतलब है प्योर ब्लड,
और आर्य का मतलब होता है उच्च नस्ल के व्यक्ति, ठीक है ना। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि आर्य इंगित करता है उच्च नस्ल को इंगित करता है। विवेक, अगर आवाज नहीं आ रही है तो आप दोबारा से क्या करो, नेटवर्क नहीं है आपके यहाँ, ये लिखा रहा है कि विवेक का नेटवर्क जो है आपका बैंडविड्थ बहुत लो है, तो आप क्या करो, पहले लिंक से बाहर जाओ और दोबारा से लिंक पे आओ, आपके यहाँ सिग्नल की दिक्कत आ रही है। ठीक, तो ये थे आर्य। आर्य का मतलब था प्योर ब्लड, सीधी सी बात है, उच्च नस्ल की व्यक्ति। ठीक, और अनार्य जो थे आपके, अनार्य का मतलब होता है मिक्स्ड, ठीक है, जिनका ब्लड क्या है, मिक्स्ड है, आपका कई जातियों प्रजातियों का ब्लड है इनमें, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और कोई क्वेश्चन है तो आ रही है? विवेक आ रही है आवाज? विवेक, विवेक आवाज आ रही है? के पांच बार हाँ हाँ, वो काफी मतलब वो भूगोल से भी भूगोल से भी संबंधित है ना। वो एक्चुअली ज्योग्राफी है यार। देखो कश्मीर एक्चुअली देखो, स्कंद पुराण में बताया है कि आप ये भी कह सकते हो कि स्कंद पुराण ने हिमालय को 5 खंडों में बांट दिया, 5 भागों में बांट दिया, ये मतलब है उसका, ठीक है। लेकिन हम तो केवल उत्तराखंड, हाँ हम केवल उत्तराखंड, वो देखो ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग जो की गई है। और कोई इसके अलावा? रश्मि कोई सवाल है? रश्मि कुबियाल, सीमा, सुभाष, तृप्ति, आपको समझ में आ रहा है? तृप्ति, अगर कोई डाउट है तो क्लियर पूछ लेना। देखो आप बता, कुछ मकसद स्टूडेंट है उसका पूछना एक पीसीएस में आया था ना बेंच देखो बेस में तो क्वेश्चन आते ही हैं। हाँ बिल्कुल पूछता है, बिल्कुल पूछता है। मैं इसीलिए तो आपको जो है, देखो आप क्लास भले ही जो है, आपको ये लग रहा होगा कि हम ग्रुप से कई बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं कि सर फीस कितनी है, कोई कहता है कि 500, 600, 1000 रुपए की होता है। लेकिन बेसिकली अगर आप ये मैटर देखोगे तो ये आपका उसका मैटर नहीं है, ग्रुप सी का मैटर नहीं है। ये आपको मैटर प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं, पीसीएस लेवल का मैटर प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ आपको किसी एग्जाम में जाने की जरूरत नहीं है। आपको जो स्लाइडें दे रहा हूँ ना, इन स्लाइडों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करो, एक्सप्लेन करने की कोशिश करो, खुद लिखने की कोशिश करो। मैं बता रहा हूँ तुम्हारी लिखने की प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। वन डे में मैं फैक्ट लिखाने को मैं आपको सिर्फ एक एक लाइन में बता सकता हूँ कि स्कंद पुराण में उत्तराखंड को ये कहा गया, मानस खंड में ये कहा गया, क्यों 5 खंडों को बता रहा हूँ, ताकि अगर आप पे एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए पीसीएस में कि स्कंद पुराण पर 50 शब्दों में जो है एक क्या लिखिए, 50 शब्दों में जो है एक टिप्पणी लिखिए। वो टिप्पणी आप तभी लिख पाओगे जब आपको मानस खंड के बारे में, 5 खंडों के बारे में पता होगा। और 5 खंडों को लिखने के बाद आप फिर उत्तराखंड के 2 सेक्शनों के बारे में क्या करोगे, डिटेल में दिखाने की कोशिश करोगे। जब भी अभी कभी आपको एग्जाम में लिखने का टाइम नहीं रहता, आपको लगता है कि टाइम कम है, तो हमेशा पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन दिखाओ किसी भी। जैसे मैंने आपको मानस खंड दिखाया, तो मानस खंड का केवल एक लाइन ड्रॉ करी, उस लाइन में मैंने क्या कर दिया, 5 खंडों के नाम लिख दिए और उनको बीच बीच में कहां से कौन किसको तोड़ने का काम कर रहा है वो लिख दिया। एग्जामिनर, मैं बता रहा हूँ, आपका मैटर ही नहीं पड़ेगा, उसको जो है पूरा नीचे 100 शब्द लिखने पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको केवल नीचे वाला सेक्शन पढ़ोगे आप, ठीक है। तो ऐसी कई चीजें निकल के आती है। नेक्स्ट, और है कोई? चाय पीते क्यों है, ये सही है भाई? ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो मैं आगे की स्लाइड पे चल रहा हूँ फिर, क्योंकि हमारे पास टाइम इतना नहीं है। विवेक, अगर कुछ क्वेश्चन है, विवेक तुम्हें कुछ पूछना है? नहीं पूछना है? बेटा मैंने सर 2 चाय पी ली, 2 भी लिया छुप छुप के, कहीं मैं ना मांगू है? नहीं क्लास से पहले ही पी लेते थे। मेरा नाम क्यों नहीं ले रहे हो? चलो कोई नहीं, अब देखते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, थोड़ा सा ना जब क्लास में आता हो थोड़ा पढ़ के आया करो, ताकि जो है आगे का भी जो है वो लिख पाए आगे, ठीक है। अभी मैं बात कर रहा था प्रागैतिहासिक शासन की। और प्रागैतिहासिक शासन में अगर मैं बात करता हूँ तो पाषाण उपकरण, ठीक है, और मैं उडियारों की बात करता हूँ। उडियार एक्चुअली उत्तराखंड में ठाकुर कहा जाता है, ठीक है। प्राचीन काल में इनको उडियार कहा जाता था। वर्तमान में कई आपके जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनमें इनको उडियार के नाम से जाना जाता है।
तो अगर मैं लाखों डियार की बात करता हूँ तो लाखों डियार के बारे में सबसे पहले मैं पूछूंगा यहाँ पे, रुको है क्योंकि कई बच्चे मेरे पास पढ़े हुए हैं, मेरे पुराने चावल है यहाँ पे। सीमा सीमा को आवाज सुनाई दे रही है मेरी? लाखों डियार के बारे में, हाँ लाखों डियार के बारे में क्या जानते हो? लाखों डियार अल्मोड़ा जिले, हाँ जिले, वहाँ पर जो एमपी ज्योति था उन्होंने इसकी खोज की थी। कब की थी? कॉपी नहीं देंगे, आगे और यहाँ पे सर बहुत सारे जो सामूहिक नृत्य है उसका जिक्र मिलता है। और इसके साथ नाग फनी के आकार का। अच्छा, और कुछ नई बातें कोई अरविंद तुम बताओ क्या मिला है लाखों डियार से? सर लाखों डियार है ना जो सर जैसे प्रागैतिहासिक काल का शैल चित्र है ना, जैसे आपका भीमबेटका है, तो इसमें ये दिखाया गया कि पुराने जमाने में लोग कैसे रहते थे। ये नागपति आकार का है, क्या की दीवार दिखाया गया है। छह लोगों को तो जानवरों के पीछे भागते हुए दिखाया गया है। एक 6 वर्षों को एक बिल्ली का पीछा करते हुए दिखाया गया ना। इसकी खोज डॉक्टर एमपी ने 1963 ये सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट ठीक है, तो आप अपना माइक ऑफ कर दो, मैं अब आ रहा हूँ इस पे आपका लाखों डियार पे। ये कुछ प्रागैतिहासिक स्थल हैं जिनके बारे में हमें बात करनी है। और मैं लाखों डियार के बारे में अगर आपसे बात करूँ, देखो ये स्लाइड है आपकी लाखों डियार की। नेक्स्ट इस तरह के चित्र में स्लाइड है आपकी, और इसमें आपको दिख रहा होगा कुछ व्यक्ति हैं जो एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं, ये लाल कलर में दिखाई। ठीक है, हम इसी लाखों डियार के बारे में बात कर रहे हैं। लाखों डियार अल्मोड़ा जनपद के अल्मोड़ा शहर के पास आपका एक नदी पड़ती है जिसका नाम है सुयाल नदी। क्या नाम है? सुयाल। उस सुयाल नदी के तट से लगा हुआ एक शैलाश्रय है। शैल का मतलब होता है पत्थर, आश्रय शैल का आश्रय है, यानी एक गुफा है, एक कुटियार है। तो ध्यान रखना, लाखों डियार अल्मोड़ा जनपद के अल्मोड़ा शहर से 15-16 किलोमीटर दूर आपका सुयाल नदी के तट पर स्थित एक कुटियार है, एक गुफा है, एक शैलाश्रय है। ये उत्तराखंड के इतिहास की शैलाश्रय की, प्रागैतिहासिक शैलाश्रय की प्रथम खोज थी। ठीक है, लाखों डियार उत्तराखंड के शैलाश्रयों की पहली खोज थी, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, इस शैलाश्रय में कितने रंगों का प्रयोग हुआ है? इस शैलाश्रय में 3 रंगों का प्रयोग हुआ है। भले ही आपको यहाँ पे एक दिख रहा होगा, मेरे पास पूरी स्लाइडें नहीं है, मैं एक दिखा रहा हूँ आपको, लेकिन यहाँ पे 3 रंगों का प्रयोग हुआ है। सफेद, दूसरा आपको लाल दिख ही रहा है, ठीक है, जिसको हम गेरुआ कहते हैं, और तीसरा है काला। तो सफेद, काले और गेरुए यानी लाल रंग का यहाँ पे जो है शैल चित्र हमें मिला है। नागफनी के आकार का। मानव सभ्यता का उदय हुआ तो उस समय में आपको पता है कि जब भी किसी की मतलब बच्चा भी अगर पैदा होता तो बोलना एकदम नहीं सीख पाता। ठीक है, ये जो सभ्यता का जब उदय हुआ तो उनको भाषा का ज्ञान नहीं था। जब भाषा का ज्ञान नहीं था तो अपनी भावनाओं को जो है एक दूसरे के प्रति बताने के लिए कहीं ना कहीं कुछ चित्रों का सहारा लेना पड़ा। तो इन्हीं चित्रों के माध्यम से इन्होंने जो है अपनी भावनाएं प्रदर्शित की। हम सीधी सी बात ये कहते हैं। तो अब लाखों डियार की बात करूं तो अल्मोड़ा जनपद के अल्मोड़ा शहर के पास सुयाल नदी के तट पर स्थित एक क्या है, प्रागैतिहासिक शैलाश्रय है। पहली बात, ये शैलाश्रय जो है आपका उत्तराखंड के इतिहास में प्रागैतिहासिक शैलाश्रय की पहली खोज थी। दूसरी बात, इस शैलाश्रय की खोज किसके द्वारा की गई? इस शैलाश्रय की खोज की गई डॉक्टर एमपी जोशी के द्वारा। कई इतिहासकारों का कहना है कि एमपी जोशी ने इसकी खोज की 1963 में, लेकिन कई इतिहासकार इसको कहते हैं कि इसकी खोज 1963 में न होकर 1967 में हुई। आपको दोनों डेटे याद रखने, क्यों? क्योंकि ये उत्तराखंड का एग्जाम का पेपर बनाने वाले लोग पागल हैं। ठीक है, तो दोनों डेट एक साथ नहीं देंगे, कोई एक डेट देगा, तो 1963 और 1967 दोनों ही डेट याद डॉक्टर एमपी जोशी ने खोजी। अब इस शैलाश्रय की थीम क्या है? थीम मतलब विषय क्या है? इस शैलाश्रय की जो थीम है वो शैलाश्रय की थीम है आपकी हाथों में हाथ डालकर नृत्य करना, यानी सामूहिक नृत्य। अगर मैं एक छोटे से शब्दों में बोलूं, 2 शब्दों में, तो लाखों डियार जो शैलाश्रय है, इस शैलाश्रय की जो थीम है वो क्या है आपका? सामूहिक नृत्य। कुमाऊनी लोग जो होते हैं नाचने गाने में बहुत निपुण होते हैं।
ठीक है। तो लाखों उजियार की जो थीम निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, आपकी सामूहिक नृत्य निकल के आएगी। और इस सामूहिक नृत्य से मैं और आगे चर्चा करता हूं तो इसमें हमें दो नर्तक मंडलियां दिखाई देती है, एक उत्तर की ओर और एक पूरब की ओर। एक नर्तक मंडली में 28 लोग दिखाई देते हैं, जबकि दूसरी नर्तक मंडली में कितने, आपके 34 लोग दिखाई देते हैं। तो लाखों उजियार शैलाश्रय में आपका अगर मैं बात करूं तो इसकी जो थीम है, उसकी थीम है आपकी क्या है, सामूहिक नृत्य। और इस सामूहिक नृत्य में हमें दो टोलियां दिखाई देती है, दो नर्तक मंडलियां दिखाई देती है, जिसमें एक में 24 सदस्य है और एक में 34 सदस्य है, 34 है, और एक में 28 सदस्य। एक दूसरा, इसमें कलर कितने थे, मैंने पहले ही बता दिया, इसमें कलर कितने थे, 3 थे, सफेद, लाल यानी गेरुआ और काला, 3 रंगों का प्रयोग हुआ है इसमें। एक और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज निकल के आती है वो निकल के आती है कि इसमें एक चित्र ऐसा है जिसमें 6 मनुष्य क्या कर रहे हैं, एक बिल्ली का पीछा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो 6 मनुष्यों को एक बिल्ली या जानवर का पीछा करते हुए दिखाया गया है इस लाखों उजियार में। देन लास्ट जो पॉइंट है वो है आकार। आकार में इसलिए नहीं लिखाता हूं बच्चों को यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लाखों उजियार हो, लाखों उजियार के बाद आपका लेथाप आएगा, लेथाप के बाद आपका फिर भड़का नौला आएगा, ये सारे शैला से कहीं ना कहीं नागफनी के आकार के आगे की तरफ निकले। ठीक है, तो नागफनी के आकार का है, ठीक है, रख लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जनरली जो गुफाएं थी वो नागफनी के आकार की निकाली गई थी। आप घर में अगर बनाते हो तो घर में आप जो है आगे का सेक्शन आगे रख दो, ताकि बतवानी नहीं करते, पानी जो निकलता है नदी का, बारिश का जो पानी आता है वो बारिश का पानी आपकी दीवारों पे ना आए, तो आगे की तरफ आप क्या करते हो, स्लोप रखते हो छत का। तो कहीं ना कहीं वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जिन कंदरों में होंगे उनका स्लोप कहीं ना कहीं आगे होगा ताकि पानी आगे आए, इसलिए ये कहते हैं कि नागफनी के आकार। ठीक है, ऐसी आपका उत्तराखंड में बता देखिए तो जो है इससे चल रहा है ये भगवान पढ़ना नहीं है, निकलो यहाँ से दोनों। एक सोती हुई स्त्री, ठीक है, मतलब इमेजिनेशन है सब कुछ, कि बर्फ पड़ती है तो आपको ऐसे दिखाई देता है कि एक लेडी सो रही है, उसका नाम स्लीपिंग ब्यूटी पड़ गया, उसकी पीठ दिखाई दे रही है आगे की तरफ तो उसको हाथी पर दिया गया। मसूरी में कैमल बैक की तरफ, कैमल की जो ऊंट की जो क्या होती है आपकी कमर होती है उसकी तरफ उठी हुई है पहाड़ी है तो उसको कैमल बैक कहते हैं। तो ये चीजें निकल के आती है। ठीक है, अब देखो आपके है ये लेथा, लाखों उजियार मैंने बता दिया। लाखों उजियार के बाद जो महत्वपूर्ण है वो है आपका लेथा, लेथा अल्मोड़ा। ठीक है, ये भी आपका लाखों उजियार के पास ही स्थित एक बहुत महत्वपूर्ण आपका शैलाश्रय है। ठीक है, और इस शैलाश्रय के बारे में ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता है, और केवल इसका नाम पकड़ना है आपको। और इसके नाम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसका नाम हमें कह रहा है कि ये माइक किसका है। तो ये जो शैलाश्रय है ये हमें केवल एक चीज बताता है, देखो मैंने बता दिया छोटे एग्जामों की अगर तैयारी कर लो तो सोच भी छोटी रखनी पड़ेगी, बड़े एग्जामों की तैयारी रखो तो बड़ी सोच रखनी पड़ेगी। अब एग्जाम्पल के तौर पे लोहे लिखा है यहाँ पे, लोहे, लोहे का मतलब क्या होता है, खून होता है। ठीक है, हम नहीं कहते हैं किसी का सर फटा रहे लोहे लिखने की, ठीक है, कपाल फूटने के लोहे लिखने की, यही कहते हैं। तो लोहे का मतलब होता है खून। ठीक है, तो इन चीजों को पकड़ने की कोशिश करो। आपसे पटवारी के एग्जाम में पिछली बार 14 प्रश्न पूछे गए थे, जो कि गढ़वाल 7 गढ़वाल से 7 कुमाऊं से थे। और क्वेश्चन क्या थे, गढ़वाल में छिपकली को क्या कहते हैं, छिपकली को कहते हैं छिपाड़ू। ठीक है, गढ़वाल में चींटी को क्या कहते हैं, चींटी को कहते हैं किमला। ठीक है, कुमाऊं के क्षेत्र में लड़के को क्या कहते हैं, कुमाऊं के क्षेत्र में खून को क्या कहते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन भी निकल के आ रहे हैं। तो इसीलिए कह रहा हूं कि छोटे पेपरों में आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है बजाय बड़े के। बड़े में तर्क संगत क्वेश्चन आते हैं, छोटे में कोई क्वेश्चन नहीं आते। ठीक, तो ये जो लोहे थाप है, लोहे का मतलब होता है लोहे का मतलब होता है खून। और इस खून के बाद में अगर बात करता हूं तो ये लोहे थाप आपका एक ऐसा शैलाश्रय है उत्तराखंड का, ये शैलाश्रय एक ऐसा शैलाश्रय है उत्तराखंड का जिसमें लाल रंग का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो लेथाप अल्मोड़ा में स्थित आपका एक अन्य शैलाश्रय है, प्रागैतिहासिक शैलाश्रय है, जिसका रंग कैसा है, लाल है। और इस लाल रंग के शैलाश्रय का जो थीम है वो भी आपका क्या है, हाथों में हाथ डालकर नृत्य करना है, हाथों में हाथ डालकर नृत्य करना है। यहाँ पे ज्यादातर खोजें जो हुई है या तो यशोधर मटवाल के द्वारा हुई है, ठीक है, ज्यादातर खोजें भी यशोधर मटवाल के द्वारा हुई है। रेत आपका निकल के नहीं आता है कि इसकी खोज किसने की थी, इसलिए इसकी खोज पे न जाए।
आपको लेख आपके बारे में क्यों नहीं पता होना चाहिए, खून, बस इसका मतलब है लाल कलर की है, कुमाऊं के क्षेत्र में मिली है तो नाचेंगे बस। कुमाऊं के क्षेत्र में ज्यादातर जो हमें क्या मिली है, जो भी शैलाश्रय मिली है, उनका जो थीम चलिए क्या है वो आपका नाचना ही है। साथ में यहाँ पे पशुओं का शिकार करते हुए दिखाए गए हैं कई चित्र, बेसिक चीज ऐसा अलग नहीं है इसमें। अल्मोड़ा बिहार में थोड़ा अलग था, वो मैं ज्यादा। नेक्स्ट आपकी भड़का-नौला, फिर अल्मोड़ा के क्षेत्र में सब ये आसपास ही है, नागपुर, भड़का-नौला, पेटशाला सब आसपास है, ठीक है। तो भड़का-नौला अल्मोड़ा में स्थित आपका एक अन्य महत्वपूर्ण शैलाश्रय है। फिर नागफनी के आकार का शैलाश्रय है, और इस नागफनी के आकार के शैलाश्रय को खोजा था 1985 में डॉक्टर यशोधर भटपाल। किसने खोजा था? डॉक्टर यशोधर भटपाल ने खोजा था, ये आपको ध्यान रखना है। चित्र पूरी तरह से फीके पड़ चुके हैं, इसलिए इनके बारे में डिटेल भी नहीं पूछी जाती है। पूछा गया तो खोज किसने की और कब की गई, किसके द्वारा की गई, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है पेटशाला। पेटशाला फिर आपका एक अन्य महत्वपूर्ण स्थल निकल के आता है, और इस पेटशाला की खोज जो है किसके द्वारा की गई? डॉक्टर यशोधर भटपाल के द्वारा की गई, ठीक इसके 4 साल के बाद, यानी 1985 में जो कि भड़का-नौला खोजा गया था, उसके 4 साल के बाद 1989 में पेटशाला की खोज की गई, दोबारा यशोधर भटपाल के द्वारा। थीम वही, जानवरों का पीछा करते हुए दिखाया जाना, जानवरों का जो है शिकार करना, साथ साथ में जो है नृत्य मुद्रा, बहुत सारी चीजें, सब कुछ वही है जो लाखों प्यार में मिल रहा है, कुछ अलग नहीं, ठीक है। लेकिन क्या है, वर्तमान में लगभग समाप्ति की कगार पे, सारे रंग फीके पड़ चुके। और आगे आते हैं कसार देवी पे, ठीक है। कसार देवी अगर हम देखते हैं तो अल्मोड़ा शहर का नाम सुना होगा आपने, जिसको जो है अल्मेड़ा के नाम से भी जाना जाता था, जिसको राजापुर के नाम से भी जाना जाता था। उस अल्मोड़ा शहर की बात कर रहा हूं मैं, और उसी अल्मोड़ा शहर से लगा हुआ एक मंदिर है आपका, जिसका नाम है कसार देवी। एक्चुअली कसार देवी मंदिर आपका कसार गांव में है, ये प्रॉपर अल्मोड़ा में नहीं है। अल्मोड़ा से 7-8 किलोमीटर जो है आप पूर्व की तरफ जाते हो, तब आपको दिखाई देता है मंदिर। हम गए थे जब यहाँ पे, तो हमने बहुत कुछ देखा है। तो ये जो कसार देवी का मंदिर है, ये स्थित है आपका कसार गांव में, ठीक है। तो अल्मोड़ा जनपद का ये जो कसार देवी का मंदिर है, ये कसार गांव में स्थित है, और इस कसार गांव में एक चोटी है जिसका नाम है कश्यप चोटी। क्या नाम है? कश्यप ऋषि का नाम सुना होगा, कश्यप चोटी। उस कश्यप चोटी के क्षेत्र में बहुत सारे आपको क्या मिले? प्रागैतिहासिक जो है चित्र मिले हैं, ठीक है। तो कसार देवी के क्षेत्र में बहुत सारे प्रागैतिहासिक चित्र मिले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर कसार देवी फेमस है, तो कसार देवी क्यों फेमस है वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये कसार देवी, अगर मैं वर्तमान की बात करता हूँ, आज से जो है लगभग 70-80 साल पहले की बात करता हूँ, तो यहाँ पे जो है एक देवानंद का नाम सुना होगा। देवानंद की एक पिक्चर आई थी हरे रामा हरे कृष्णा, जिसमें जो है कई जो है आपके ये चिंकी लोग, तिब्बती लोग सुल्फा पीते हुए जो है क्या करते हैं, अफीम गांजा पीते हैं, जो पीते हैं। तो कहीं ना कहीं एक आंदोलन हुआ था, हिप्पी आंदोलन। उस हिप्पी आंदोलन से संबंधित क्षेत्र है ये कसार देवी, जो 1960-70 के दशक में हुआ था। ये कसार देवी वही क्षेत्र है जिसमें स्वामी विवेकानंद कई बार भ्रमण के लिए आए, और कई बार भ्रमण के दौरान इन्होंने यहाँ पे तप किया, ठीक है। तो ये कसार गांव में हिप्पी आंदोलन का केंद्र रहा, स्वामी विवेकानंद का केंद्र रहा, और उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और निकल के आती है, ये कसार देवी वो क्षेत्र है जिसमें चुंबकीय शक्तियां मौजूद है। चुंबकीय शक्तियां अगर देखा जाए तो पेरू के माचू पिचू, पेरू आपको पता है कि दक्षिण अमेरिका का एक देश है, उस पेरू का माचू पिचू नामक एक स्थल है। वहां पर आप ब्रिटेन चले जाते हो, यूरोप में, तो यूरोप में एक जगह है, इंग्लैंड में, ब्रिटेन जिसको हम कहते हैं यूरोप में, ठीक है। ब्रिटेन में जो है आपकी एक जगह पड़ती है स्टोन हेंग में, उस स्टोन हेंग में आपका चुंबकीय शक्तियां मौजूद है। तो देख लो, दुनिया में ऐसे 2-3 स्थल हैं जहां पे जो ये चुंबकीय शक्तियां मौजूद है, और उनसे एक स्थल आपका कहां? आपका उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद में स्थित है, जिसको कसार देवी का, ठीक। नेक्स्ट है आपका देवीधुरा। देवीधुरा चंपावत आपका बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। ये इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि यहाँ पे जो हमें प्रागैतिहासिक शैलाश्रय मिले हैं, ये आपका इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि देवीधुरा के क्षेत्र में एक मेला लगता है जिसको बगवाल का मेला कहते हैं, जिसको हम आषाढ़ी कौथिग भी कहते हैं, ठीक है। इस मेले में जो है आपका एक दूसरे पे पत्थर की वर्षा की जाती थी, ठीक है, प्राचीन काल में। वर्तमान में फूलों की वर्षा की जाती है। रक्षाबंधन के दिन ये मेला होता है, ये इसलिए भी आपका चर्चा में चलता है। तो देवीधुरा जो कि चंपावत का एक स्थल है, इस देवीधुरा के क्षेत्र में आपका क्या मिला है? हमें शवागार मिला है, प्रागैतिहासिक कालीन शवागार मिला है,
ठीक है। जो प्रागैतिहासिक कालीन जो ये शवागार मिला है देवीधुरा के क्षेत्र में, इसको खोजने का श्रेय दिया जाता है हेनवुड नामक व्यक्ति को। किसको? हेनवुड नामक व्यक्ति को। और इस हेनवुड ने जो ये शैलाश्रय खोजा प्रागैतिहासिक काल का, इस प्रागैतिहासिक काल के शैलाश्रय के साथ आपका उस व्यक्ति के उस शव के साथ जो स्केलेटन यानी कंकाल मिला है उसके साथ जो है डेली यूज का सामान जैसे थाली हो गया, ठीक है, और आपका लोटा हो गया, जो उसके रेगुलर यूज में आने वाले सामान थे वो भी दफनाए गए थे। कहीं ना कहीं पुनर्जन्म का भी विश्वास रहा होगा इस पर। ये देवीधुरा इसलिए फेमस है। तो देवीधुरा में जो महापाषाण कालीन शवागार मिले हैं, उन शवागारों को खोजने का श्रेय दिया जाता है किसको? हेनवुड को। अब मैं इतिहास से हटके आता हूं इस देवीधुरा पे। तो मैंने आपको बताया कि देवीधुरा में एक मेला लगता है जिसका नाम है आपका बगवाल का मेला। इसको देवीधुरा का मेला भी कहते हैं, ठीक है। इसको स्थानीय भाषा में आषाढ़ी कौथिक भी कहते हैं। ये मेले का पार्ट है, ये मैं मेलों में डिस्कस करूंगा दोबारा। मैं केवल इसलिए बता रहा हूँ कि आपके दिमाग में ये चीज रहे। तो इस देवीधुरा की अगर मैं बात करूं तो इस देवीधुरा में आषाढ़ी कौतिक यानी बगवाल का मेला लगता है, देवीधुरा का मेला लगता है। और ये जो मेला है, ये मेला लगता है रक्षाबंधन के दिन वाराही देवी के मंदिर के परिसर, ठीक है। देवीधुरा का मेला लगता है वाराही देवी मंदिर परिसर में। वाराही जो देवी है आपकी, इसको उग्र देवी कहा जाता है, उग्र पीठ कहा जाता है। और उग्र, तुम्हें पता है कि आदमी जो है प्यार करने से नहीं होता, उग्र आदमी जो है किससे होता है? आपका गोली मारने से होता है, मारने से। कहीं ना कहीं ये वो देवी है, ये उग्र पीठ है जो बलि मांगता है, जो खून मांगता है, ठीक है। तो प्राचीन काल की अगर मैं बात करता हूं तो प्राचीन काल में इस देवीधुरा के वाराही देवी मंदिर परिसर में आपका बलि का कॉन्सेप्ट था। और वो भी कैसी बलि? नर बलि, यानी मानव की बलि दी जाती थी देवी को खुश करने के लिए, मानव का रक्त बहाया जाता था यहाँ पे, और तब ये मेला मनाया जाता था। और इस मेले में आपके 4 खामे भाग लेते थे। 4 खामे का मतलब होता है जातियां। अगर मेरी आवाज साफ न सुनाई दे, मेरे को क्लियर बताना है, क्योंकि कई बच्चे जो है गामे बोलते हैं, कामे बोलते हैं। ये खामे हैं, KHAME, खामे यानी जातियां। 4 जातियां थी और इन 4 जातियों में एक जाति का नाम था गहड़वाल, एक का नाम था चमियाल, एक का नाम था आपका बालिक, और एक का नाम था लमगड़िया। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एक का नाम था आपका बालिक, एक का नाम था चमियाल, एक का नाम था गहड़वाल, और एक का नाम था आपका कौन सी रह गई भाई? गहड़वाल, चमियाल, बालिक और लमगड़िया। लमगड़िया ये जो 4 जातियां थी, इन 4 जातियों का यहाँ पे क्या होता था? काम होता था। ये 4 जातियां चारों दिशाओं में बढ़ जाती थी, और ये चारों जातियां एक दूसरे पे मतलब बढ़ जाती थी, तब इस भगवान के मेले को खेलते थे। तो हर साल एक जाति का व्यक्ति आता था जिसकी बलि दी जाती थी। यानी इस साल एक साल चमियाल की बारी आ गई, एक साल गहड़वाल की, एक साल लमगड़िया की, और एक साल जो है दूसरी की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ एक बार कि जो चमियाल खामा था, इस चमियाल खामे में कोई बुजुर्ग लेडी थी, विधवा लेडी थी, उसका एकमात्र पुत्र इस बलि का शिकार बनने वाला था। यानी उसका एकमात्र पुत्र जो है बलि के लिए उपयुक्त पाया गया और उसकी बलि देने की बात की गई। लेकिन बताया जाता है कि बगवाल के मेले से ठीक पहले जो है इन्हीं लोगों को जो एक दिव्य स्वप्न हुआ, और दिव्य स्वप्न में जो है माँ ने बलि प्रथा को बंद करने की बात कही, मानव बलि को बंद किया, बंद करवाने की बात कही। तो लोगों ने डिसाइड किया कि अब हम मानव की बलि नहीं देंगे, और वहां से जो है सिस्टम शुरू किया पशु बलि का। पशु बलि का सिस्टम भी आपको पता है कि अब वर्तमान में जो है बलि प्रथा पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। तो ये पशु बलि का प्रचलन भी जो है आपका खत्म कर दिया गया। और बाद में जब पशु बलि खत्म हुई तो मैंने बताया ना कि माँ को तो खून देना है, पता नहीं कौन सी माँ है जो खून मांगती है अपने बच्चों का, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इन्होंने क्या किया, जब पशु बलि बंद कर दी तो अब जो है क्या करते हैं कि हम चारों खामे चारों दिशाओं में पट के एक दूसरे पे पत्थर मारेंगे। तो अब क्या करते हैं, ये पत्थरों की वर्षा करते हैं। इसलिए इसको पाषाण मेला भी कहते हैं, पाषाण मेला या प्रस्तर मेला भी कहते हैं, जिसमें जो है चारों खामे जो है एक दूसरे पे जो पत्थर मारने का काम करते हैं। जिसका सर फूटा, जिसका खून निकला, उससे मां प्रसन्न हुई, भले जो है आदमी सारा ICU में बंद हो गया है। तो ये जो चीजें निकल के आती है ये चीजें थी। लेकिन 2013 में 12-13 में जो है ये पाषाण वर्षा भी बंद कर दी गई गवर्नमेंट के द्वारा। और वर्तमान में यहाँ पे जो है फूलों की वर्षा की जाती है एक दूसरे, ठीक है, फूलों की वर्षा की जाती है। फूलों की जो व्यवस्था की जाती है वो फुलारा गांव के लोग, फुलेरिया जाति के लोग हैं, फुलेरिया गांव के लोग, फुलारा जाति के लोग क्या करते हैं, फूलों की आपकी क्या करते हैं
व्यवस्था करते हैं। बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए हमें, वो हमें बाद में देखनी है, क्लास का पार्ट नहीं है, बावजूद इसके मैंने बता दिया। ठीक, लेकिन पिछले साल देखा होगा आपने कि यहाँ पे फूलों की वर्षा के साथ साथ जो है लोगों ने एक दूसरे पे अपनी खुंदक निकालने के लिए, जिसको जो है किसी से अपना बदला लेना था, सर्वसुद फोड़ दिए थे यहाँ पे। तो 143 लोग घायल भी हुए थे यहाँ पे, बहुत बवाल हुआ था इसमें। ठीक, ये तो डेविड हो रहा था। अब आते हैं हम किस पे, ग्वारखिया उद्यान पे। अगर मैं ग्वारखिया उद्यान की बात करूं, 10 मिनट, अब आ रहा हूं मैं किस पे, ग्वारखिया उद्यान पे। और ग्वारखिया उद्यान के बारे में बताएगा मेरे को सुभाष या फिर काजल। सुभाष या काजल है भाई? सीमा, हाँ बताओ। अरे बातचीत मत करो, मैं जो पूछ रहा हूँ अगर आता है तो बताओ, अदरवाइज अपने माइक ऑफ करो। तुम्हारी तीसरी कागज तुम्हारे साथ की? हाँ सर, राकेश भट्ट ने की थी खोज अलकनंदा जो घाटी में डुंगरी गांव में है ग्वारखिया उद्यान। अच्छा, और कुछ? सर यहाँ पे लाल रंग का प्रयोग किया गया, जो चित्र है यहाँ पे। पशुओं को हाँकने का वो मिलता है यहाँ पे। हाँकने का मतलब क्या? हाँकने का मतलब क्या होता है? मतलब जैसे शायद चलो ठीक है, माइक ऑफ करो। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसकी, ग्वारखिया उद्यान की। देखो थोड़ा ना बीच बीच में मनोरंजन होना चाहिए, नहीं तो क्लास ना हैवी बन जाती है। जब भी आपको लगे कि क्लास जो है बहुत लंबी खींच रही है या आप बोर होने लगे हो, कोई ना कोई जो है अपनी कहानी सुना सकता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बीच में मनोरंजन बहुत जरूरी है। पिक्चर में भी देखते हो कि पिक्चर हॉल में 2 घंटे 2.5 घंटे की पिक्चर होती है, तो एक ब्रेक मिलता है बीच में, है ना, कुरकुरे चिप्स खाने का, चाय पीने का। ठीक है, कोल्ड कॉफी हॉट कॉफी जो भी होता है, कहीं बटर चिकन भी खा लेते हैं, बटर चिकन खा लेते हैं। इसकी बात करते हैं। ग्वारखिया उद्यान चमोली जनपद का एक बहुत महत्वपूर्ण आपका उद्यान है। और इस चमोली उद्यान की, अगर मैं इस ग्वारखिया उद्यान की बात करता हूँ, तो आपको याद रखना है चमोली जनपद में आपका एक गांव पड़ता है जिसका नाम है डुंगरी। चमोली जनपद में एक गांव है डुंगरी, और ये डुंगरी जो है आपका कौन सी नदी से लगा हुआ है? अलकनंदा नदी घाटी से लगा हुआ। ठीक है, तो ध्यान रखना, चमोली जनपद में अलकनंदा नदी घाटी से लगा हुआ एक गांव है जिसका नाम है डुंगरी। और इस डुंगरी की अगर मैं बात करूं तो ये डुंगरी आपका उत्तराखंड के शैलाश्रय, जितने भी खोजे गए प्रागैतिहासिक, उन शैलाश्रय में सबसे खूबसूरत है। मतलब ये कहूं मैं डॉक्टर यशवंत सिंह कटौच या डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल की भाषा में कहूं तो ये ग्वारखिया उद्यान उत्तराखंड के शैलाश्रय के क्रम में खोजा गया सर्वोत्तम शैलाश्रय था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कलाकृति है बिल्कुल क्लियर दिखाई गई। यहाँ पे व्यक्तियों को त्रिशूल नुमा और जानवरों को जो है बकरी नुमा आकृति में दिखाया गया है। ठीक है, तो उत्तराखंड में शैलाश्रय की सर्वोत्तम कीर्ति है आपकी ग्वारखिया उद्यान। मैंने पहले बता दिया कि अलकनंदा नदी घाटी का डुंगरी गांव है, उस डुंगरी गांव में ये गुफा मिली है, और इस गुफा में लाल रंग के चित्रों का प्रयोग किया गया है। क्या है? लाल रंग के चित्रों का प्रयोग किया गया है। और इस लाल रंग के चित्रों के प्रयोग में अगर मैं इसके विषय की बात करता हूँ कि विषय क्या है इसका, तो वो विषय है पशु को हाका देकर खींचना। मतलब एक ग्रुप है जहां पे बीच में पशु है, और ये पशुओं को क्या करे, हाँक रहे हैं, उसको खींचने का काम कर रहे हैं। तो पशुओं को हाका देकर खींचा गया है इस शैलाश्रय में। इसके अलावा आपको एक ग्रुप मिलेगा व्यक्तियों का, जिसमें जो है टोटल कितनी आकृतियां बनी है? 41 आकृतियां बनी, जिसमें 43 आकृतियां बनी है। इन 43 आकृतियों में से 3 महिलाएं बताई जाती हैं, 8 जानवर बताए जाते हैं, और बाकी आपके मानव बताए जाते हैं, यानी पुरुष बताए जाते हैं। लेकिन ये याद करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 41 जो आकृतियां थी ये पुरानी किताबों में थी, वर्तमान में जाओगे तो ये 41 आकृतियों में आपको ढूंढना पड़ेगा कि 41वीं कौन सी थी और 38वीं कौन सी थी, क्योंकि पूरी तरह से मिट चुके हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपका किमिनी गांव। अगर मैं किमिनी गांव की बात करूं तो किमिनी गांव चमोली जनपद का एक और महत्वपूर्ण गांव है। और इस किमिनी गांव की अगर मैं बात करूं तो यह किमिनी गांव जो है आपका एक नदी है जिसका नाम है पिंडर। ये पिंडर नदी घाटी से लगा हुआ एक गांव है। कौन सा? किमिनी। पिंडर नदी घाटी से लगा हुआ जो गांव है, इस गांव में आपके हमें सफेद रंग के चित्र प्राप्त हुए। किस रंग के? सफेद रंग के चित्र प्राप्त हुए हैं इस किमिनी गांव में। और सफेद रंग के चित्रों में कई जगह जो है जानवरों को क्या है, मारते हुए दिखाया गया है, यानी जानवरों की जो है
क्या है, उनकी हत्या करते हुए दिखाया गया है। उनकी जानवर की आकृतियां बनी हुई है, पशुओं की आकृतियां, मतलब पशुओं की आकृतियां बनी हुई है, मानवों की आकृतियां बनी हुई है, और बाकी जो डेली यूज का जो है आपका पैटर्न है वही हमें दिखाई देता है, जो बाकी हमें दिखाई दे रहा है। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है वो निकल के आती है क्या, नदी। तो किस नदी से लगा हुआ है आपका ये गांव, ये सीधी सी बात है, किन्नी गांव लगा हुआ है, पिंडर नदी घाटी से। दूसरा, सफेद रंग के चित्र प्राप्त हुए हैं, बस इतना याद रखना है, बाकी कुछ याद रखना। वर्षा उद्यान में बहुत सारी चीजें हैं, राकेश भट्ट ने खोज की, पहली बात। दूसरी, नदी अलकनंदा। तीसरा, रंग लाल। चौथा, थीम, पशुओं को हाका देकर खींचना। पांचवी, उत्तराखंड की सर्वोत्तम कलाकृति है प्रागैतिहासिक काल की। लास्ट में है आपका कौन सा, हुडली। अगर मैं हुडली की बात करूं तो हुडली आपका उत्तरकाशी जनपद के अंतर्गत आने वाला एक बहुत महत्वपूर्ण आपका पराग ऐतिहासिक स्थल है, प्रागैतिहासिक स्थल है। और इस हुडली से हमें जो गुफा मिली है, उस गुफा में नीले रंग के चित्रों का प्रयोग किया गया है। कई बार एग्जामों में पूछी गई है, जितने भी ये पार्ट देते हैं, 2 तो 4 तो 6 3 9, कोई ऐसा नहीं है जो एग्जाम में ना पूछा गया हो, सारे पूछे गए। तो हुडली उत्तरकाशी जनपद में स्थित आपका एक बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। और ये हुडली जो है आपका देखा जाए तो यमुना नदी घाटी से लगा हुआ है। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कमल नदी से, कमल से नहीं है, ध्यान रखना, यमुना नदी से लगा हुआ आपका पार्ट है। तो यमुना नदी घाटी से लगा हुआ हुडली जो है आपका एक ऐसा स्थल है जहां पे नीले रंग के चित्रों का प्रयोग किया गया था। ठीक, ये कुछ चित्र थे। अब जो है आगे आपका आद्य ऐतिहासिक साक्ष्य, मुझे लगता है मेरा भी ना गले में दर्द होने लग गया है, तो आज हम क्लास यहीं पे रोक देते हैं। ठीक है, टाइम भी ठीक ठाक ही हो गया, 9:45 हो गया, 2 घंटे हो गए हमें। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका, मतलब जो बच्चे मेरे जिनकी क्लासेस छूट गई थी उनको मैं ये टॉपिक पढ़ाऊंगा। देख लो, ये कुछ स्थल है जिनसे हमें बहुत सारी चीजें मिली है। जैसे मलारी से हमें क्या मिला था, एक व्यक्ति का जो है क्या मिला है, कंकाल मिला है, जिसमें उसको उल्टा दफनाया गया है, घुटने के मतलब मुड़कर, और उसके साथ उसके डेली यूज का सामान रखा गया है। सन्ना बसेड़ी अल्मोड़ा में स्थित है, और इस सन्ना बसेड़ी से हमें जो है क्या मिला है, युगल समाधान मिले हैं प्रागैतिहासिक काल के और आद्य ऐतिहासिक काल के, जिसमें मनुष्य की कई समाधियां मिली हैं, शिष्ट और जर्नलिस्ट इसकी बनी है, सिल्क के साथ जो है आपका बाकी चीजें भी हैं। और यहाँ पे जो है आपका एक कटोरे में जो है क्या है, मनुष्य के 24 दांत रखे मिले हैं, एक खोपड़ी मिली है, साथ में आपके युगल समाधियों का भी आपका प्रमाण मिला है। 2 जगह से हमें युगल समाधियां मिली है, यानी 2 को एक साथ, 2 लोगों को एक साथ रखा गया है। पल्ला पैनाली अल्मोड़ा का आपका बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। काली मेटा, रानीहाट, टिहरी हो गया, बनकोट, करवट, नैनी पाटन, इनके बारे में मैं ज्यादा जिक्र नहीं करूंगा। रीजन क्या है, यहाँ पे स्थान पूछा जाता है, क्योंकि ये आद्य ऐतिहासिक काल के हैं। यहाँ से कहीं ना कहीं, जैसे बहादुराबाद सबसे लास्ट में दिख रहा होगा आपको, हरिद्वार लिखा है, इस बहादुराबाद से हमें तांबे के उपकरण मिले, बहादुराबाद से तांबे के उपकरण मिले। नैनी पाटन से भी जो है, बनकोट और नैनी पाटन से एक जगह से हमें 8 ताम्र मानवाकृतियां मिली है, नैनी पाटन से हमें 5 ताम्र मानवाकृतियां मिली है। रानीहाट से हमें बहुत सारी चीजें मिली है, ठीक है, मछली मारने के यंत्र मिले हैं। काली माता मल्ला पैनाली से भी हमें जो है ताम्र मिली, संचय लोहे के प्रमाण मिले हैं। तो कई सारे ऐसे चीजें हैं जो मिलेंगी, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, जनपद, कि किस जनपद में स्थित है, यहाँ से ये पूछा जाता है। बाकी जो महत्वपूर्ण जो चीजें होंगी वो आपको मलारी, सन्ना बसेड़ी से मेरी जिम्मेदारी है, रानीहाट से मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको बताऊं। ठीक है, नेक्स्ट आपका यही है मलारी वगैरह के बारे में डिस्कशन। देखो, जैसे मैं कुछ चित्र बता रहा हूँ आपको, मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, केवल इन चित्रों को देखो। देखो, मलारी से हमें इस तरह के चित्र मिले। देखो, एक डायनासोर जैसी आकृति दिख रही है, उसके बगल में आपको बहुत सारे जो है देखो कुछ प्रमाण दिख रहे हैं। एक घड़ा दिख रहा है टूटा हुआ, ठीक है, एक जैसे शराब जैसे प्याला दिख रहा है, ठीक है, हांडियां दिख रही है, साथ साथ में बहुत सारे आभूषण दिख रहे हैं, ठीक है। उस आभूषण के बगल में देखो आपको एक स्वर्ण पत्र मिला है, तो ये कहीं ना कहीं 5.2 kg का सोने का एक क्या था आपका स्वर्ण पत्र था, ठीक है, स्वर्ण मुकुट भी कह सकते हैं इसको। ये मिला है 5.2 kg का, 2001 और 2002 में कटवानी क्या किया था, खनन कर रहा था। तो ये चीजें हमें पढ़नी है बाद में। सन्ना बसेड़ी ये देख लो, अर्गेट और शिष्ट के जो है आपके हमें कब्र मिले हैं, चौकोर आकृति के हैं आपके। और यहाँ पे देख लो आपको ये कुछ कटोरे, थालियां जैसे बर्तन आपको दिख रहे हैं, ये मिले हैं, ठीक है। तो ये आपके अल्मोड़ा का सन्ना बसेड़ी है, जो एक सभागार था। रानीहाट से देख लो, यहाँ से जो है हमें कुछ कांटे जैसी आकृतियां मिली है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं लोहे की बनी हुई थी। और यहाँ से बताया जाता है कि कच्चे लोहे को गलाकर जो है इनको बनाते थे। और इनमें से 1-2 यंत्र ऐसे हैं जो बुढ़ा हुआ सा दिख रहा है आपको, ये छोटा सा, ये वाला जिसमें मैं कर्सर ला रहा हूँ, तो ये मछली मारने के लिए प्रयोग किया जाता था।
ठीक है। मदारपुर, थापली टिहरी, देखो थापली टिहरी से हमें ये चित्र मिले हैं, ठीक है। ये आपके कुछ मटके हैं, मृद भांडों की जो है टुकड़े हैं, ये हमें थापली से मिले हैं। अगर मैं बैराटपट्टनम की बात करता हूँ, ढिकुली, तो देख लो यहाँ से आपका एक शिवलिंग मिला है, बहुत सारी भगवानों की जो है प्रस्तर की प्राचीन मूर्तियां मिली है, ये आपकी बहुत महत्वपूर्ण है। और बाद में आते हैं सबसे महत्वपूर्ण जो सेक्शन इसका अब आता है, जो कि हमें इतिहास को याद दिलाने का काम करता है, जिसको मैं अक्सर आपसे पूछता रहता हूं। मैं इनके बारे में बताऊंगा आपसे, जैसे अशोक का काल से का